गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट चैप्टर ऑफ बच्चों ऑफ अदर लॉज एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे उसके बाद वाला जो अगर वेटेज की बात नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, बट ऑनेस्टली काफी लेंदी है और कुछ कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड रहती है चैप्टर की। दैट्स व्हाई सम स्टूडेंट्स कीप इट एट लास्ट। बट इसमें जो चीजें बहुत इजी है, सिंपल है, या फिर जो रिपीटेटिव है वो फटाफट कर लो, उसमें कुछ ज्यादा बड़ी टेंशन नहीं है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा तीन टाइप के नोट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से तुम्हारे? प्रॉमिसरी नोट, बी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, करेक्ट। देन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस देख लो, वो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। देन फिर डायरेक्टली उसमें उसके आगे है बीच बीच में ट्रांसफर वाले केसेस। बट आई ऑल्सो रिकमेंड कि लास्ट के जो सेक्शन है ना, डिसऑनर वगैरह ऑफ चेक एंड अपील वगैरह करना कोर्ट में, अगले कोर्ट में, वो बेस वो थोड़ा सा अच्छे से करना है अमॉन्ग अदर्स। इसलिए बीच के कुछ है तुम्हारे सेक्शंस की नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज कंप्लीटली ओके। टाइप्स ऑफ चेक, यस दैट इज ओके अगेन। आगे बढ़े हम लोग, चलो। सो लाइक आई सेड दिस इज अ रिवीजन, सो रिवीजन की तरह करेंगे इसको अपन, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बहुत अकाउंट्स में तुमको बच्चों इसका बहुत सारा ये आता है, रेफरेंस आता है। सो नेगोशिएबल का मतलब क्या बच्चों? ट्रांसफरेबल है ना, यू कैन एक्सचेंज इट, राइट। एंड इंस्ट्रूमेंट मींस ऑब्वियसली अ डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट ये वर्ड का बच्चों डेफिनेशन हमको इसमें भी आया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स या फिर जनरल प्रोसेस एक्ट में भी आया था। इंस्ट्रूमेंट, यस, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट है, बट इट इज अ ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, यस। अब उसमें होगा क्या? इट इज नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बट इट इज डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ शोइंग टाइटल, कि भाई जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है या फिर जिसका, सॉरी, जिसका नाम लिखा गया है उस पे, है ना, जिसका नाम उसमें लिखा गया है, वो बच्चों क्या रहेगा? उसका ओनर मान सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट का, और उसको बच्चों डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे मिलने वाले है। सो द डॉक्यूमेंट इज एज गुड एज कैश। यस चलिए। सो मेन पर्पस क्या था बच्चों? कि पुराने जमाने में 100 साल पहले हम बच्चों बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़े अमाउंट्स के कैश ट्रांजेक्शन यहाँ वहां लेके नहीं जा सकते थे। इसलिए ऑन अ सेफर साइड वी शुड गिव अ पेपर और डॉक्यूमेंट। और बच्चों पेपर को कीमत है, वो डॉक्यूमेंट को कीमत है। समझा? क्लियर लिया? और सो आगे बढ़ते हम लोग। सो द एक्ट अप्लाइज, चलो जो इंपॉर्टेंट फॉर फटाफट, एक्ट अप्लाइज टू बच्चों होल ऑफ इंडिया। ओके, एंड नथिंग कंटेंट हियरिंग, नथिंग हियरिंग कंटेंट अफेक्ट्स आरबीआई एक्ट। ओके, तो आरबीआई एक्ट कैन ओवरराइड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कब आया तुम्हारे ये? 1 मार्च 1882। फटाफट जो जो है अंडरलाइन कर लो, ठीक है बच्चों। 1 मार्च 1882। आगे बढ़े हम लोग। आगे। सो व्हाट इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट, बराबर है कि नहीं, है ना, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल या बाय कस्टम्स ऑफ ट्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। दोनों में फर्क क्या है बच्चों? मियर डिलीवरी मतलब बस तुमने वो डॉक्यूमेंट कहीं और को डिलीवर करवाया। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब क्या? किसी और का नाम लिख कर फिर बच्चों उसको दिया है ना। सो डिलीवरी में क्या किया है? बस देयर इज अ ट्रांसफर, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज जस्ट नॉर्मल डिलीवरी। एंडोर्समेंट मतलब क्या? वो डॉक्यूमेंट के ऊपर तुमने किसी और का नाम लिखा एंड देन उसको दिया, दैट इज एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यस चलिए। देन अगर ये हुआ, द प्रॉपर्टी इन सच एन इंस्ट्रूमेंट पासिस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू। बोनाफाइड मतलब क्या? जेन्युइन गुड फेथ, जिसको जिसको कुछ भी डाउट नहीं है कि कुछ गलत वगैरह हुआ है ना। ट्रांसफरी फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू मतलब क्या? कोई किसी को बच्चे पैसे क्यों देता है? बिकॉज मान लो उससे कुछ गुड्स या फिर सर्विस खरीदा होगा शायद, है ना, या फिर लोन दिया रहेगा, कर लिया। सो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो ए तुम्हारा बायर है यहाँ पे, ए बॉट सम गुड्स फ्रॉम बी, है ना, बायर वो डेटर है तुम्हारा। तो बी ने बच्चों वैल्यू गुड्स या फिर सर्विस दिया ना, वैल्यू कुछ ना कुछ। सो ए इज गिविंग द इंस्ट्रूमेंट, एक ए बच्चे डॉक्यूमेंट दे रहा है बी को, विच इज एज गुड एज कैश, बी के नाम से। तो बी का नाम लिखा है एंड बी को डिलीवर किया, तो बी का नाम लिखा मतलब इट इज एंडोर्स्ड टू बी, इतना मान लो, एंड बी को डिलीवर किया, है ना। गिवन बाय हु? बोनाफाइड बच्चों, ये तुम्हारा ए बोनाफाइड ट्रांसफरी। ओके, हाँ है ना। तो इंस्ट्रूमेंट दिया अगेंस्ट वैल्यू, इसलिए कुछ मिला था उसके अगेंस्ट, इसलिए तुम डॉक्यूमेंट दे रहे हो। तो हम यहाँ पे बच्चों गिफ्ट वगैरह की बात करेंगे इमीडिएटली, नॉट रियली, है ना। मेनली हमको ये पूरा ओवरऑल चैप्टर किसके बारे में है? कि वैल्यू दिया था हमको, गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर गए, पर उसके अगेंस्ट पैसा मिला कि नहीं, है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बच्चों यहाँ पे कैश है ही नहीं, ये क्या है बच्चों? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज एज गुड एज कैश, है ना। वो डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों? कैश थोड़ी है,
और कैश की तरह है, इसलिए डॉक्यूमेंट के ऊपर बच्चों हम बहुत सारे रूल्स एंड कंडीशंस ये चैप्टर एप्लीकेबल होता है ना। रेडी बच्चों? सो इस पासेस जो बोनाफाइड ट्रांसफरी वाला जिसको मिला फॉर वैल्यू, क्योंकि तुमको वैल्यू मिला था, तुमको कुछ गुड सर्विस मिला था, इसलिए तुमने वो डॉक्यूमेंट दिया है। राइट, आगे बढ़े। सो नेगोशिएशन का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो बस कहता है कि क्या क्या टाइप के तुम्हारे एनआई होते हैं। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। करेक्ट एवरीबॉडी? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्लियर लिया? पेएबल ईदर टू ऑर्डर और बेयरर। अब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें आ रही बच्चों, इंपॉर्टेंट बच्चों। पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर। ऑर्डर मतलब बच्चों जिसका नाम लिखा है, जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ये क्लियर? बेयरर मतलब जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है, कुछ समझ रहे हो? सो ऑर्डर मतलब जिसके नाम से दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसको ही पेमेंट मिलेगा। बेयरर मतलब भले नाम किसी का भी रहेगा डॉक्यूमेंट पे, बट जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, फिलहाल पोजेशन में है, मान लो लीगल वैलिड पोजेशन, उसको बच्चे पेमेंट मिलेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ है ना? तो इट इज द एनआई इज पेएबल टू ऑर्डर, अगर उसके ऊपर लिखा गया कि पे टू मिस्टर ए और इज ऑर्डर, है ना, तो उसका नाम लिखा गया बच्चों, वैसे क्लियर कट वहां पे लिखा गया पे टू ए और इज ऑर्डर। व्हेन इज एक्सक्यूज टू बी पेएबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, है ना, दैट इज योर ऑर्डर। दूसरा बेयरर, वहां पे लिखा है कि पे टू बेयरर, एंड उसमें और एक चीज आएगी, कब कब दूसरा तुम्हारा एग्जांपल कर सकते हो, व्हेन द ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक। एंड व्हाट डू बच्चों मीन बाय एंडोर्समेंट? साइनिंग। ओके, व्हाट डू मीन बाय एंडोर्समेंट? साइनिंग। अगर लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक पे है, लास्ट एंडोर्समेंट मतलब क्या बच्चों? ए ने इंस्ट्रूमेंट बच्चों एंडोर्स किया बी को, बी ने बच्चों वो डॉक्यूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट है एंडोर्स किया सी को, और सी ने बच्चों सिर्फ खाली साइन किया, बस साइन किया, और वो डी को दे रहा है, ई को दे रहा है, जेड को दे रहा है, कुछ उसने नाम नहीं लिखा, बस सी ने बस साइन किया। अब ये बच्चों क्या हो गया? दिस एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब बच्चों इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? ये इंस्ट्रूमेंट बच्चों बन गया बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बात समझ गया एवरीबॉडी? क्लियर और नो ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? आगे जाऊं मैं? अरे हाँ या ना? ठीक है, चलो। कभी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है कि व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ नेगोशिएबल? इट शुड बी इन राइटिंग, फटाफट देख लो। साइन होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल, होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, डिफेक्टिव टाइटल नहीं होना चाहिए, है ना। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई टेंशन नहीं है, बिफोर इट्स मैच्योरिटी। Every negotiation must contain either an unconditional promise or order। एक तो प्रॉमिस रहेगा या फिर ऑर्डर रहेगा। प्रॉमिस रहेगा तो प्रॉमिसरी नोट, ऑर्डर रहेगा तो तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। यस, एंड मस्ट हैव द कंडीशन टू पे ओनली मनी ओनली, बट इट कैन नॉट बी इन काइंड। कोई भी इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा बच्चों कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट इन काइंड, है ना। देन द सम पेएबल अमाउंट, टाइम कब पेमेंट करना है, पे किसको करना है, ये सब क्लियर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी अनसर्टेन। आगे बढ़ू मैं? द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मतलब क्या? तुमने बस साइन किया, तुम्हारे घर में रखा, उससे डिलीवरी नहीं होगा। तुमने साइन वगैरह करके उसको सामने वाले को, व्यक्ति को देना चाहिए। सो मियर ड्राइंग मींस जस्ट राइटिंग द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, इट शुड बी डिलीवर्ड। अंडरस्टूड? प्रिजम्पशन कुछ खास नहीं है, बट जो भी है इंस्ट्रूमेंट पे वो सही था ऐसा माना जाएगा, है ना। मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्रॉन और मेड फॉर कंसिडरेशन ओनली, मतलब अगर खाना बन गया और खाया नहीं, बोला पेट भर गया ओके, करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट बना के रखा पर डिलीवर नहीं किया, तो हर कोई इंस्ट्रूमेंट कंसिडरेशन के अगेंस्ट ही बनाया था ऐसा अज्यूम कर लेंगे। जो डेट लिखा है वो वही डेट पे बनाया था इंस्ट्रूमेंट, वो अज्यूम कर लेंगे। एवरी एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज वाज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम बिफोर इट्स मैच्योरिटी, दैट यू कैन अज्यूम। दिस आर ऑल सिंपल थिंग्स बच्चों, दिस यू कैन जस्ट इग्नोर आल्सो। ओके, चलो लेट्स गो अहेड, है ना। promissory note, bill of exchange and check are your negotiable instruments. Ready? So promissory note बच्चों is not a bank or a currency, no, क्योंकि आरबीआई ने बोला, नहीं ना बच्चों। So section 4 of negotiable instruments act says a promissory note is an instrument in writing but not being a bank or a currency note, demand draft वगैरह वो सब नहीं, containing an unconditional promise by the maker to pay a fixed amount of certain amount of money payable to only to order the order of a certain person or a bearer। certain person तो मतलब order हो गया,
Otherwise, it can be made payable to bearer also. Yes, चलिए. So it is an undertaking, मतलब बच्चों it is a promise कि मैं ये इंसान को ये तारीख को इतना अमाउंट पे करूंगा. That is a promise. Yes, चलिए. Everybody. तो चेक करो. एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा इन्होंने फॉर्मेट देके रखा है 10,000 के अमाउंट का बच्चों, ये तुम्हारा प्रोमिसरी नोट है ना एवरीबॉडी. 3 months after date, I promise to pay Shri Ramesh or to his order the sum of rupees 10,000 for value received. तो आई होप तुमको समझा बच्चों, हम डॉक्यूमेंट क्यों दे रहे हैं, बिकॉज हमको कुछ गुड्स मिले थे. हाँ या ना एवरीबॉडी. हम किसको पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, रमेश को. हमको गुड्स मिले थे, हम बायर थे, हम डेटर थे, मतलब रमेश वॉज द सेलर, ही इज द क्रेडिटर. उसको हम पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, पे. हाँ या ना बच्चों, क्लियर लिया. मेड बाय whom, साइंड बाय, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आएगा, साइंड बाय राम इन दिस केस. तो राम वाज बायर ऑफ रमेश और फ्रॉम रमेश. क्लियर लिया. सो इज द मेकर बच्चों ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. पेयर द डेटर, है ना. डेटर बच्चों क्या है, ये मेकर है इंस्ट्रूमेंट को, उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया. क्लियर लिया. और क्रेडिटर को दिया कि देख भाई मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, मैं इसका वादा तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं. दिस इज द प्रूफ. क्लियर. ओवरऑल दिस चैप्टर बच्चों मेनली अबाउट कि भाई देखो, रमेश को तो इंस्ट्रूमेंट मिल गया, है ना, तुम्हारा क्रेडिटर. पर कल जाके बच्चों यही क्रेडिटर, यही बच्चों रमेश, ये पैसा जो है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, किसी और के नाम से एंडोर्स कर सकता है. बच्चों मान लो उसने भरत के नाम से एंडोर्स कर दिया. हाँ या ना बच्चों. भरत ने बच्चों लक्ष्मण के नाम से एंडोर्स कर दिया. आई गेटिंग माय पॉइंट. और होने के लिए बच्चों फिर कुछ भी हो सकता है ना. यस चलिए एवरीबॉडी. गॉट इट. राइट एवरीबॉडी टेल मी. बोलो बच्चों, आगे जाओ क्या. ठीक है. So the person who makes the promise to pay is maker, promiser, his debtor must sign the instrument. ये ठीक है यार. Pay is the creditor, है ना. इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आया तुम्हारा कि हाँ ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सही है गलत है, चेक करो. Essentials of promissory note. A verbal oral promise is not sufficient. There has to be express promise to pay. Only acknowledgement of debt is not an instrument or is not a promise to pay. I acknowledge myself to be indebted to B of rupees 1,000 to be paid on demand. बच्चों ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है. ओके. अच्छा है क्या. एग्जाम्पल 2 में, सॉरी, I acknowledge myself to be indebted of to rupees 1,000 to be in rupees 1,000 to be paid on demand. ठीक है. For value received. करेक्ट. तुम्हारा पे फिक्स है. करेक्ट. अमाउंट फिक्स है और टाइम फिक्स है. तुम कभी भी डिमांड करो तुमको पेमेंट दूंगा. सही है, ये तुम्हारा वैलिड. बट आई ओव यू रुपीज 1,000 इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट, बिकॉज वहां पे कुछ प्रॉमिस ही नहीं पेमेंट करने का. ठीक है. द प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल. इंपॉर्टेंट. ये होगा तो दूंगा, वो होगा तो दूंगा, वो सब चीजें नहीं. क्लियर. अंडरस्टूड. बट अगर विल सी दैट एग्जाम्पल देख लेते हैं. हमको पता है ये होने ही वाला है, कोई चीज बच्चों होने ही वाली है, बस सिर्फ ये नहीं पता कि कब कब होगी. देन इट इज स्टिल ओके, इट कैन बी कंसिडर्ड एज वैलिड प्रॉमिसरी नोट. पर अगर यही फिक्स नहीं है कि वो चीज होगी या नहीं होगी, देन इन सच केस कंटिंजेंट, तुम्हारा कंटिंजेंट इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, देन बच्चों इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. एग्जाम्पल 3. I promise to pay 500 7 days after my marriage with C. The promissory note is invalid because invalid बच्चों. क्यों? Because marriage with C may or may not happen. प्लस बच्चों वो तो डिपेंडेंट है ना कि सी के साथ तुम जबरदस्ती शादी कर रहे हो क्या, है ना. सी की भी तो बच्चे इच्छा होनी चाहिए बाय द वे. यस एवरीबॉडी. आगे. रेडी. आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500 ऑन डीज डेथ. ये चलेगा. एज द डेथ ऑफ डी इज सर्टेन. बस दो बच्चों प्रॉमिस इज अनकंडीशनल. ओके. तो जो चीज होने वाली है फॉर श्योर, इसलिए ऑल ऑफ यू, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. इवन इफ कब होगी यही नहीं पता तो भी चलेगा. Yes, tell all of you. The promissory note is valid. And example 5. I promise to pay 500 on D's death, provided D leaves me
इनफ टू पे दैट सम, बच्चों फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज फिर से हमें कंटिजेंसी होगा या नहीं होगा। क्लियर लिया? तो अगर कुछ कंटिजेंसी है तो बच्चों फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, देन इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। नोट लिया? प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, I promise to pay B rupees 500 to deliver him my black horse is not a valid promissory note. मतलब पैसा plus kind not allowed. Yes, clear? Then fixed amount. I promise to pay rupees 500 and all other sums which shall be due. Fixed amount नहीं फिर से बच्चों यहाँ पे, बिकॉज हमको इंस्ट्रूमेंट जो है ना डॉक्यूमेंट आगे जाके ट्रांसफर करना है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, हाँ है ना? सो देयर हैज टू बी सर्टेनिटी, क्लैरिटी बच्चों। क्लियर? द मेकर पे, क्योंकि यहाँ पे दो ही पार्टीज इन्वॉल्व है अभी प्रोमिसर नोट में, मेकर एंड आई मीन प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ओके, सो मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्संस, बट ओके तुम खुद को प्रॉमिस करके खुद को पेमेंट नहीं कर सकते। और प्रोमिसर नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, स्टार मार्क करो इसको, ओनली टू ऑर्डर। ओके, ओनली आरबीआई और द सीजी कैन मेक और इश्यू अ प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेयरर, है ना बच्चों? फॉर एग्जाम्पल करेंसी, उसमें क्या था, मैं धारक को वचन देता हूँ इतने अमाउंट देने का, है ना बच्चों? याद आ रहा है कि नहीं? राइट? हम्म, आगे बढ़े हम लोग बच्चों, या स्टैंपिंग। अ promissory note must be properly stamped in accordance with the provision of Indian Stamp Act, and as such stamp must be duly cancelled by maker's signature or initials or otherwise. बेसिकली तुमने बच्चे जो भी स्टैम्प पेपर उसके ऊपर लगाया, उसके ऊपर तुमने अक्रॉस एक साइन कर देना चाहिए, है ना, साइन, कि तुमने वो स्टैम्प पेपर यूज कर लिया है। कुछ खास बात नहीं है यार, छोड़ो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सो प्रोमिसरी नोट में बच्चों क्या था, बस इसको स्टार मार्क किया तुमने। प्रोमिसरी नोट बच्चों कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, ओनली आरबीआई और सीजी कैन डू दैट, अंडरस्टूड? बाकी लोगों को अलाउड नहीं है प्रोमिसरी नोट टू बी पेड ऑन बेयरर, चलेगा? एंड प्रोमिसरी नोट दूसरा कौन सा नहीं रहता है, करेंसी इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज में अभी तुम्हारे आगे बच्चों कितने पार्टीज, तीन पार्टीज, रेडी? अरे बोलो हाँ, चलो। It is again an instrument in writing containing unconditional order passed on. Accept करना बच्चों, हाँ या ना? तो unconditional order है signed by maker instructing, directing a certain person to pay a certain sum of money only to order the order of a certain person. My goodness, order the bearer. अब बच्चों यहाँ पे तुम्हारे कितने लोग हैं, तीन लोग इन्वॉल्व है, हाँ या ना? मुकेटली ऑल ऑफ यू। अब चेक करो बच्चों, ठीक है? रेडी एवरीबॉडी? तुमको कंसेप्ट समझ रहा है बच्चों, मेकर ड्रॉ इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का? यस? ध्यान दो, मिस्टर ए ड्रॉवर, ओके, नीचे तुम राइट में देखोगे तो साइन भी मिस्टर ए का है, तो इसने ये डॉक्यूमेंट शुरू किया है, बनाया है ऑन 10th अप्रैल, लेट अस से रुपीज 10,000 का है। 4 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, करेक्ट? बच्चों पे कौन है इसमें, मिस्टर बी। कौन कौन इन्वॉल्व है, मेकर कौन है, मेकर मिस्टर ए, ही इज कॉल्ड एज ड्रॉवर, जिसने ड्रॉ किया ये डॉक्यूमेंट, ड्रॉ मतलब क्रिएट किया। फिर किसको बोला, मिस्टर सी को बोला बच्चों, कैन यू सी हियर, मिस्टर सी को बोला पेमेंट करने को, तो ए ने ऑर्डर पास किया सी के ऊपर कि बोला कि भाई सुन सी, तू पेमेंट करेगा, मुझको नहीं करेगा, किसको करेगा, बी को पेमेंट करेगा, है ना बच्चों? सो इज द हु इज द ड्रॉअर मेकर, ए, हु इज द एक्सेप्टर और ड्रॉई, सी, एंड बच्चों हु इज द पेई, बी। क्लियर और नो बच्चों, ऑल ऑफ यू ओके क्लियर, बोलो हाँ, पक्का ना? ठीक बच्चों, टेल मी, इज इट डन बच्चों, ऑल ऑफ यू? हम उसे बच्चों प्रोमिसरी नोट दे सकते थे ना, याद आ रहा है प्रोमिसरी नोट? ओके, बट यहाँ पे क्या हमने ऑर्डर पास किया है ऑन द ड्रॉइंग। टेल मी बच्चों, कैन यू टेल मी ए एंड सी का यहाँ पे क्या संबंध है, कौन किसका डेटर और क्रेडिटर है बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी बच्चों कौन किसका क्रेडिटर डेटर है, कैन यू टेल मी?
व्हाट इज सी टू ए? करेक्ट, ए क्रेडिटर है एंड सी बच्चों डेटर है। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। ना ध्यान देना, सी और बी का कोई संबंध ही नहीं वैसे देखा जाए तो। सी डज नॉट नो बी, बी डज नॉट नो सी, है ना। सी और बी का बच्चों एक दूसरे का कुछ संबंध नहीं है। ओके, ओके गुड। अब तुमको यहां तक समझ गया। तो बी और ए का क्या संबंध है? बी और ए का बच्चों क्या संबंध है ना, क्योंकि ए ने बोला ना सी को कि पेमेंट कर बी को। तो यहाँ पे बच्चों बी और ए का क्या संबंध है? बोलो फटाफट। करेक्ट, ए इज बच्चों डेटर ऑफ बी। अब उल्टा है ना, ए इज बच्चों डेटर ऑफ बी एंड बी इज ऑब्वियसली क्रेडिटर ऑफ ए। मतलब बच्चों अगर थोड़ा ध्यान दो, ए को पैसे मिलने वाले थे सी से और ए को पेमेंट करना है बी को। बात समझी क्या? ए को बच्चों पैसे मिलने वाले हैं सी से, मिलने वाले थे सी से, एंड ए को ही बच्चों पेमेंट करना है सी को। तो उससे बेटर बच्चों ए ने क्या बोला, अरे सुन सी, तो डायरेक्टली बी को पेमेंट कर दे। है कि नहीं बच्चों? उसने क्या बोला सी को, तो डायरेक्टली पेमेंट कर दे बी को। तेरा भी डेट खत्म, मेरा भी डेट खत्म। क्लियर और नो एवरीबॉडी? ठीक है, अक्षता, नलमी, बोलो बच्चों, क्लियर ना? आगे जाओगे फिर, चलेगा? सो ड्रॉवर ड्रॉई पे, ड्रॉवर मेकर, ड्रॉई एक्सेप्टर, इसको अंडरलाइन करो। हिज लाइब्रेरी बच्चों, वो सबसे, वो इंसान है जो पैसे देने वाला है। पूरे डॉक्यूमेंट कितने 10 बार घूमने दो यहाँ वहां, पैसे बच्चों कौन देने वाला है? वो ड्रॉई है। यस, हिज लाइब्रेरी इज प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। राइट लियो, आगे जाओ मैं बच्चों। P, the person named in the instrument to whom or to whose order the instrument is to be directed to be paid, that is okay। समझा? आई होप ये क्लियर हो गया तुमको। यस, चलो। एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, उसमें राइटिंग में चाहिए, ऑर्डर चाहिए। इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट नाउ, इट इज नॉट अ प्रॉमिस, वो ऑर्डर है। एंड ऑर्डर मस्ट बी अगेन अनकंडीशनल, कि पेमेंट कर चुपचाप, वो भी जो भी दिया रहेगा, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, but not based on anything contingent event। The drawer must sign the instrument। Drawer, drawee and payee must be fixed। ऐसा हो सकता है बच्चों कि 3 में से तुम्हारे 2 पार्टीज सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ चेक, है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों सेल्फ चेक, यस चलिए, कभी सुना ही नहीं सेल्फ चेक? जब एटीएम का जमाना नहीं था बच्चों, हम सेल्फ चेक से ही पैसा विड्रॉ करते थे बैंक से। तो मैंने ही बच्चों मेरे बैंक को बोला कि मुझको पेमेंट कर, है कि नहीं? मैंने ही मेरे बैंक को बोला कि मुझको पेमेंट कर। तो चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, वो हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। आज भी चलता है ये। हाँ करेक्ट। बस जमाना हो गया, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जमाना हो गया मुझको बैंक में जाके, एंड ऑनेस्टली भी जमाने हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कैश, मैं वॉलेट टच ही नहीं करता, लिटरली ऐसा हो गया अभी। बस आई जस्ट कैरी माई वॉलेट इन द बैग ओनली फॉर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस के लिए बस। और कभी वो घर के वो खर्चा पर्चा होता है ना, बाई वगैरह को देना पड़ता है मेड को, उसके लिए, क्योंकि उनके पास वो अभी बाई लोग भी, मतलब ऑब्वियसली उनको, वो लोग भी स्मार्ट हो गए। तो मेरे 2-3 भाई है, उसके उसमें से एक के पास जीपे है, तो उसको मैं जीपे कर देता हूँ। तुम्हारी बाई भी जीपे लेती है क्या? सही है, हाँ सही बोला। और बाकी 2 है वो थोड़े से बुजुर्ग है, ओल्ड है, एज ओल्ड है थोड़े से, तो उनको कैश ही चाहिए। ठीक है, ओके। तो उनके लिए निकालना पड़ता है। बाकी तो मजेदार है, बाकी तो मस्त अपना मोबाइल पे जिंदाबाद। इसलिए मैं कोई चैप्टर पढ़ता हूँ, बहुत चिड़चिड़ होती है मेरे को, बहुत चिड़चिड़ होती है ना, कि ये लोग फोन उठाया, पेमेंट कर दिया, तुम्हारा बैंकिंग में दिख भी गया, कौन ही एंडोर्स विंडोर्स, इतना फालतू का दिख रखा आगे चीज, सीरियसली। इसलिए दिमाग का दही होता है मेरा। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे लेंगे, थोड़ा सिलेबस है। हम्म, मुझको तो बुरा फाउंडेशन के बच्चों का लगने वाला है, लगता है उनके सिलेबस में आने वाले हैं अगले साल से कभी ना कभी। ये इंटर से जा रहा है, फाउंडेशन में आ रहा है, ऐसा सुना मैंने। देखते हैं, चलो आगे बढ़े बच्चों। हम्म हम्म बट कम से कम 2 अलग अलग लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है।
As per section 31 of RBI Act, a BOE cannot be made payable to bearer on demand. दो अलग चीज. बेरर मतलब बच्चों नाम नहीं है, तो जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट वो, तो इसीलिए whenever he can demand the payment, ये नहीं चलेगा. तो जो टाइम पीरियड देके रखा है, टाइम पीरियड है ना, टाइम के हिसाब से, वही टाइम के हिसाब से पेमेंट होगा, बट नेवर ऑन डिमांड. सो चेक करना बच्चों, बेरर डिमांड नहीं चलता. ओके एवरीबॉडी, बेरर डिमांड नहीं चलेगा. बेरर बच्चों ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम चलेगा, टाइम चलेगा. ऑर्डर डिमांड चल सकता है, चल सकता है. ऑर्डर आफ्टर टाइम चल सकता है, वो भी चल सकता है. आई होप ये तुमको क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना. टाइम मतलब क्या बोला ना, 3 महीने बाद पेमेंट लेके जाना, या फिर 3 महीने बाद पेमेंट करना, दैट इज टाइम. डिमांड का मतलब क्या था, अभी के अभी, अभी के अभी. कंपनी याद आ रहा है ना, कंपनी में चैप्टर ऑफ डिपॉजिट्स, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, नो डिपॉजिट बच्चों कैन बी, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड टू बी पेड ऑन डिमांड. कि तुम डिमांड करो, तुमको तुम्हारा डिपॉजिट मिल जाएगा, नहीं, वो नहीं चलेगा. इट कैन बी मिनिमम 6 months, इन सम केसेस 3 months, बट ऑन हायर साइड 36 months, रिमेंबर. ठीक है, आगे बढ़ू बच्चों में. हम्म हम्म सो पे ऑन डिमांड, आई होप तुमको समझता है. सो पे इमीडिएटली व्हेन रिक्वेस्टेड, एंड पे आफ्टर टाइम मतलब क्या, पे ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, या फिर ड्यू डेट मान लो, है ना, वो भी हम लोग को आने वाला है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट आएगा, वो भी चलेगा. हम्म ऑर्डर मतलब क्या, पे टू मिस्टर आई और इज ऑर्डर, है ना. तो आई को पेमेंट जाएगा, या फिर आई ने जिसको बोला उसको पेमेंट जाएगा. एंड बेयर मींस पे टू द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ये तुमको लिखना है, तुमको समझता है, दैट इज ओके ना बच्चों, कंप्लीटली ओके, टेल मी. समझता नहीं है, आगे जाओ मैं. अक्षता, लिखना रहेगा तो बोल देना मुझको, ठीक है, आई वेट. हम्म चलो आगे बढ़ू. प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है. यहाँ पे 2 ही पार्टीज है, वहां पे 3 पार्टीज है. प्रोमिसरी नोट नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज डेटर बच्चों खुद वो डॉक्यूमेंट बना रहा है. बिल ऑफ एक्सचेंज बच्चों एक्सेप्ट करना पड़ता है बाय द डेटर, मतलब वो तुम्हारा ड्रॉई, बराबर है कि नहीं. एक्सेप्टेंस, ठीक है, तुमको जस्ट मैंने पढ़ाया. एंड प्रोमिसरी नोट बच्चों कैनॉट बी मेड पेएबल टू बेरर, है ना. और इसको कौन सा नहीं चलता, बेरर डिमांड नहीं चलता, है ना. बेरर डिमांड वाला नहीं चलता बिल ऑफ एक्सचेंज में, बाकी सब चलता है. डन डन डन, आगे बढ़े बच्चों. चेक 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 सेक्शन 6. अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक, के लिए तुमको अच्छे से याद रखना है. बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम्हारे 3 पार्टीज थे बिल ऑफ एक्सचेंज में. ओके, एक ड्रॉअर मतलब मेकर, एक ड्रॉई जो पेमेंट करने वाला है, पेयर, एंड बच्चों ऑब्वियसली पे जिसको पेमेंट जाने वाला है. ये तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज में. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बस चेक में, फिर इन दैट केस चेक में बच्चों, चेक एक चीज खास है कि एक पार्टी पक्के से बैंक रहने वाली है, विच इज ड्रॉई. विच इज वॉट बच्चों, ड्रॉई. बात समझी क्या, द ड्रॉई इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैंक. तो यहाँ पे ड्रॉवर ने बैंक को बोला कि पे को पेमेंट कर दो, हाँ या ना. अब ड्रॉर ने बच्चों खुद के बैंक को ही बोला ना, कुछ समझा कि नहीं समझा. जब तुम चेक ड्रॉ करते हो, क्रॉस में, क्रॉस चेक में पे भी बैंक ही होता है ना. क्रॉस चेक में यस, वो सामने वाली पार्टी का, सामने वाली पार्टी का बैंक ना, पर है कि नहीं. आगे जाए हम लोग बच्चों. हम्म, तो यहाँ पे बच्चों जब तुमने चेक ड्रॉ किया, किधर किया, चेक का मैंने डायग्राम किया था एक. हम्म अकाउंट होल्डर यहाँ पे साइन रहता है ना, या अकाउंट होल्डर बच्चों साइन करता है. तो वो खुद के बैंक खुद के बैंक को ही तो बता रहा है वो कि चलो पेमेंट करो. तो उसने एक ऑर्डर पास किया ऑन योर ओन बैंक कि पेमेंट करो. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ू मैं.
चलो रेडी. सो प्लीज अंडरस्टैंड, द ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक इन केस ऑफ चेक. ठीक है. एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. अदरवाइज देन ऑन डिमांड, और यहाँ पे भी नॉट लिखा है. नॉट टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, लाइक मतलब क्या? इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. चेक है बच्चों, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ऐसा नहीं कि तुमने चेक दिया बैंक को, बोलेगी बैंक बोलेगी हफ्ते भर के बाद आओ, 10 दिन के बाद दो. नहीं. ओके, तुमने चेक डिपॉजिट किया तो उसका जो भी नॉर्मल टाइम लगता है, प्रोसेस जो भी रहेगा, उसके हिसाब से तुमको इमीडिएटली इसको पेमेंट मिलना चाहिए. क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे बोलो हाँ. आगे बढ़ू मैं. चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड and it includes electronic image photo of the truncated मतलब shortened check and a check in electronic form. ठीक है. ये दो फालतू के डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर लो, क्या है, कभी क्वेश्चन आया गलती से तो. आई डोंट थिंक सो, बट कर लो, चेक करो. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रंकेटेड चेक. Electronic form means a check drawn itself in an electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with a digital signature and asymmetric crypto system or electronic signature as the case में. होगा ना कुछ भी, मतलब मुझे तूने चेक ही क्रिएट किया है ऑन द ऐप वगैरह या फिर ऑनलाइन, बहुत रेयर, बट स्टिल ऑब्वियसली बाय यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑल ऑफ दैट एंड क्रिप्टो सिस्टम. क्रिप्टो मतलब तुम्हारा ये एनक्रिप्टेड. यस. So check created in electronic form. Created itself. Created. Okay. बट ट्रंकेड मतलब क्या? ट्रंकेशन मतलब होता है, ट्रंक मतलब शॉर्ट, तो पूरे प्रोसेस को थोड़ा कम करना. तो जब जब भी हम बच्चों हमको चेक मिलता है, हम चेक बैंक में जाते हो, चेक डिपॉजिट करते हैं, फिर बैंक भेजती है बच्चों चेक क्लियरिंग हाउस को. फिर क्लियरिंग हाउस में बच्चों सभी बैंक्स के चेक्स एक साथ जमा होते हैं और वो फिर एक दूसरे के साथ वो एंड क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर होता है. मतलब उसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सचेंज एक्सचेंज होता है. एंड देन अकॉर्डिंगली फिर पेमेंट यहाँ से डेबिट वहां पे क्रेडिट होगा. जो चेक है तुम्हारा चेक, अब उस आज के तारीख में उसके पास स्कैनिंग होगा. क्या होगा बच्चों से? स्कैनिंग फोटो लिया जाएगा. वो चेक को फिर पूरा तरह से आगे भेजने की जरूरत नहीं है हमको. ओके. सो ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक which is truncated. Truncated means shortened during a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank itself, whether paying or receiving payment immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the check. मतलब जो tangible check है उसको आगे मतलब कहीं पे क्लियरिंग हाउस के पास या फिर कहीं और देने की जगह उसका बस अपन ने इमेज निकाल लिया, उसका एक स्कैन कॉपी कर लिया. That scan copy will also be considered or called as truncated check, मतलब a valid check. Okay, to all of you? Yes. आगे बढ़े. ड्रॉवर ड्रॉई पे तो हो चुका था, है ना. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. मुझे बताओ मुझे पेमेंट कौन करने वाला है? ड्रॉवर, ड्रॉई या पे? सबसे पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई करेगा. करेक्ट लिया. एंड देन फिर हम लोग वहां पर लिखा ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, मतलब इन अ वे कि अगर मान लो ए इज अ ड्रॉवर, उसने इंस्ट्रक्ट किया बच्चों, उसने इंस्ट्रक्ट किया बी को कि भाई चल पेमेंट कर. किसको पेमेंट कर? सी को पेमेंट कर. और उसको बच्चों बी के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है. उसको लगता है कि बी शायद डुबा सकता है पैसा, इसलिए एज अ बैकअप फॉर बी, एज अ बैकअप अगेंस्ट बी, बच्चों क्या हुआ, ए ने और एक जन को काम पे लगाया. किसको 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 काम पे लगाया? जेड को. और क्या बोला? अगर बी पेमेंट नहीं करता है तो यू कैन टेक द पेमेंट फ्रॉम जेड. गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? सी कल जाके सी है ना, सी वो पेई है ना बच्चों, पेई सी, वो जाएगा बी के पास, बोलो ये देखो ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, पेमेंट करो मुझको. और अगर बी नहीं करता है बच्चों, इन दैट केस सी कैन गो टू जेड, बिकॉज जेड इज व्हाट ड्रॉई इन केस ऑफ नीड. समझा कि नहीं समझा? किसकी इज्जत, किसकी बच्चों इज्जत बचाने के लिए? एक ही इज्जत बचाने के लिए. समझा कि नहीं? एटलीस्ट वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा डिसऑनर तो नहीं होगा ना. अरे हाँ बच्चों बोलो. क्लियर? यस. So when in the bill or in any endorsement thereon, the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted, मतलब help लेना.
to be resorted to in case of need. In case of need, then such person is called drawee in case of need. ठीक है बच्चों, आगे जाओ मैं, है ना. The payee may be the drawer himself. याद आया एग्जाम्पल चेक वाले के लिए, सेल्फ चेक वाला, है ना. ड्रॉवर कैन बी पेई ऑल्सो ना बच्चों. यस चलिए. कैच मी इफ यू कैन लिखा था मैंने, वो चेक्स के ऊपर पिक्चर, वो देख लेना कभी. चलो आगे बढ़ते हैं. चेक के फीचर्स. इट इज बच्चों व्हाट बिल ऑफ एक्सचेंज. इट मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर. हमेशा याद रखना, ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक इन केस ऑफ चेक एंड इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड. ठीक है, आगे जाऊं मैं. क्रॉसिंग, ओपन और एंड क्रॉस चेक और क्रॉस चेक. हाँ ठीक है. ओपन मतलब क्या, जिसके ऊपर कुछ भी खास इंस्ट्रक्शन नहीं है. सो ओपन चेक्स मतलब बच्चों जिसके ऊपर तुम्हारे वो दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस नहीं है, उसके अगेंस्ट तुम पैसा बैंक में जाकर ले सकते हो. ओके, उसके अगेंस्ट, वो चेक के अगेंस्ट तुम बैंक में जाके कैश ले सकते हो. बट अगर उसके ऊपर लाइन मारी है, लाइन, तो बच्चों कंपल्सरीली वो तुमको कैश में नहीं मिलेगा. दैट मनी विल गो टू योर बैंक अकाउंट. दैट बच्चों मनी विल गो टू बैंक अकाउंट. समझा कि नहीं समझा. और पकड़ लियो. So there are two types of checks, open and cross check. A check which can be presented to the banker and can be paid at counter पर, that is बच्चों open check. ठीक है. Is it risky or not? Definitely risky. Highly risky. Highly risky because कोई भी बच्चों चेक लेके बैंक में जाके कैश ले सकता है. ठीक है बच्चों. पर अगर चेक के ऊपर दो लाइंस है, ट्रांसवर्स ऐसे वाले, है ना, तो चेक की सेट टू बी क्रॉस्ड. और वो जनरली होता है तुम्हारा एक इंस्ट्रक्शन होता है बैंक के ऊपर. ओके एवरीबॉडी. और इसमें तुम्हारे कुछ कुछ अलग अलग नमूने की तरह एग्जांपल्स है जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अपन वो करेंगे. ठीक है एवरीबॉडी. सो मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग. क्रॉसिंग ऑफ अ चेक मींस एन इंस्ट्रक्शन टू द ड्रॉई बैंक, दैट इज पेई बैंक, है ना, पेइंग अ बैंक, दैट द पेमेंट इज नॉट टू बी मेड एट काउंटर बट थ्रू अ बैंक ओनली. कुछ समझ रहा है कि नहीं मुझको बताओ. बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर होगा ऑफ सच चेक. क्लियर एवरीबॉडी, है ना. अब अच्छा मान लो यहाँ पे मेरा बैंक है, ये मैंने यहाँ पे साइन कर दिया एग्जांपल के लिए. ओके. और मैंने मेरे बैंक को बोला, और मतलब, और मैंने एक चेक ड्रॉ किया, और फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे नितिन के नाम से मैंने चेक बनाया और नितिन को मैंने दे दिया. बट वहाँ पे ट्रांसफर्स लाइंस, मैंने लाइंस वहां पे ड्रॉ की है ना, मतलब दो अलग ऐसे ये वाले. करेक्ट. अब नितिन बच्चों ये मेरे बैंक में जाके कैश नहीं ले सकता. यस चलिए. नितिन को अपने बैंक में जाके ये चेक डिपॉजिट करना पड़ेगा. तो मेरी बैंक बच्चों क्या होगी, पेइंग बैंक, है ना. और उसकी बैंक बच्चों क्या होगी, रिसिपिएंट बैंक. करेक्ट. सिंपल. अगर मैं ये लाइन नहीं ड्रॉ करता था, देन यस, देन इट वाज अ बेरर चेक. तो नितिन के हाथ में मैंने वो चेक दिया, बेरर चेक. तो नितिन डायरेक्टली बच्चों मेरे बैंक अकाउंट, मेरे बैंक के पास जाके बच्चों कैश ले सकता था इमीडिएटली. यस चलिए. बिकॉज चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. यस चलिए बच्चों. ठीक है. अब कुछ कुछ लोगों को बेसिक चीजें नहीं समझती है. तो मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया बच्चों, मान लो नितिन का एसबीआई में अकाउंट है ना, और मेरा तो आईसीआईसीआई में था. तो अगर मैंने क्रॉस चेक किया, क्रॉस, तो बच्चों नितिन कैन नॉट टेक कैश फ्रॉम माय ब्रांच. ही कैन नॉट टेक बच्चों कैश फ्रॉम माय ब्रांच. उसको खुद के बैंक में जाके वो डिपॉजिट करना पड़ेगा. आगे जाऊं मैं बच्चों. यस. ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग, इट इज जस्ट वार्निंग ऑन इंस्ट्रक्शन. ठीक है. एन ओपन और अनक्रॉस चेक इज पेएबल टू पे और होल्डर एट द काउंटर ऑफ द बैंक. तो इसलिए बच्चों किसी गलत इंसान के हाथ में चला गया, उसका सेम ब्रांच में है तो, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, तो भी मतलब कैश नहीं मिलेगा, वो इमीडिएटली बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाएगा. अब फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जो मुझका भी कभी कभी पेमेंट मिलता है, हाँ हाँ, उसको कैश नहीं मिलेगा. वो पर वो ब्रांच में तो जा सकता है.
तो डिपॉजिट करने के लिए तो तुम इंडिया में कोई भी ब्रांच में जाओ, है ना, तो उसका टेंशन नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है, वही बैंक के कोई भी ब्रांच में जाओ एंड यू कैन डिपॉजिट द चेक ना। जैसे मैंने तुमको, अच्छा अच्छा, मैंने तुमको चेक दिया, तुम्हारा कौन सा बैंक है बताओ, है अगर तुम्हारे पास तो। अब ICICI मत बोलना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बॉम्ब, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तुम, हाँ, अक्षता का। तो मैंने तो, अगर तुम दोनों को चेक दिए, मान लो, है ना, तुमको सबको चेक दिए मैंने, तो तुम तुम्हारे बैंक के कोई भी ब्रांच में, पुणे में, नागपुर में, या फिर पुणे में तुम्हारे बहुत सारे ब्रांचेस है तुम्हारे बैंक के, सो बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ब्रांच, और तुम्हारी बच्चों बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कोई भी ब्रांच में जाके तुम चेक डिपॉजिट कर सकते हो। दैट इज नॉट एन इशू। आज वो तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया वो CBS आ गया ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन, CBS, अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, अगर देने वाला और लेने वाला दोनों सेम बैंक के हैं, एटलीस्ट प्राइवेट बैंक का तुमको मैं कह सकता हूँ ICICI का, तो 2-3 घंटे के अंदर तुमको पेमेंट आ जाता है, सेम डे, जनरली सेम डे, बिकॉज वो कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं है ना। दोनों ब्रांचेस छोड़ो, दोनों अकाउंट्स अपने ही हाथ में ICICI के। तो मैंने आई टू गेट पेमेंट फ्रॉम ICICI बैंक, मतलब कोई कोई एकेडमी वगैरह रहेगी जिनका अकाउंट ICICI में था, उनका मुझे सेम डे में मिल जाता था, किसी और का था तो उसमें 2-3 दिन के बाद मिल जाता है, ऐसी वाली बात है ना। आगे बढ़े ही बच्चों। क्रॉसिंग अफेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ चेक, एंड ओपन और अनक्रॉस चेक बच्चों, अगर उसको मार दिया साइन तो वो तुमको बैंक पे ही मिलेगा, है ना बच्चों। द पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली थ्रू अ बैंक, वो कैश नहीं आ सकता, ओके। क्रॉसिंग डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी और नेगोशिएबिलिटी ऑफ अ चेक, कोई दिक्कत नहीं। नेगोशिएशन मतलब क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया, भले वो तुम्हारा क्रॉसिंग रहेगा या अनक्रॉस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। या ऐसा भी हो सकता है जो स्टार्टिंग में ओपन था, बीच में किसी ने क्रॉस कर दिया, तो भी चलता है, दैट इज आल्सो कंप्लीटली ओके, बट स्टिल यू कैन ट्रांसफर इट अहेड, ओके। आगे जाएं। क्रॉसिंग इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन, okay, but crossing of a check by the holder does not in any way affect his rights, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आते बच्चों बच्चों हम लोग, जनरल क्रॉसिंग, बस तुम्हारी 2 लाइन्स है बस। इसका मीनिंग क्या, कि तुम कोई भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, पर तुमको वो पैसा कैश में नहीं मिलेगा, बैंक टू बैंक ही होगा, है ना। सो टू पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्स लाइंस, with or without any words, है ना, company and not negotiable, it is called as general crossing। उसका मीनिंग क्या है, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a bank, the bank on whom it is drawn, मतलब ड्रॉई बैंक, द ड्रॉई बैंक ने बच्चों पैसा कैश में नहीं देना चाहिए, उन्होंने बच्चों को एक दूसरे बैंक को ही पेमेंट करना चाहिए, इट हैज टू बी बैंक टू बैंक ओनली बेसिकली। स्पेशल क्रॉसिंग, where the lines of a crossing bear the name of the banker, either with or without any additional words, the effect is that its payment can be obtained only through the particular banker जिसका नाम वहां पे लिखा गया है। मेरा बैंक ICICI का, अरे हाँ या ना बच्चों, और मैंने यहाँ पे लिखा मेरा बैंक ICICI का, ओके एवरीबॉडी। तो मैंने चेक इशू किया और वहां पे लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मतलब क्या बच्चों, जो रेसिपिएंट है मेरा, जो भी पेई है, पेई, उसको उसके बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में ही ये चेक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ही कैन नॉट डिपॉजिट नाउ इन एनी अदर बैंक, कुछ समझा क्या, यस क्लियर। अब तुम दोनों ने बोला, मान लो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है तुम्हारा अकाउंट, और मैंने चेक दिया तुमको और आप लिखा बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई फायदे का नहीं तुमको, यू कैन नॉट डिपॉजिट इट, तुमको अकाउंट खोलना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, और फिर देन यू कैन डिपॉजिट इट। क्लियर ऑल ऑफ यू, बढ़ू में आगे, ठीक है। अकाउंट पे, रेडी, ये बहुत बार इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान देना। अकाउंट पे या फिर अकाउंट पे ओनली, ये बहुत बार होता है, मैं जनरली यही लिखता हूँ, अकाउंट पे।
स्टार्टिंग में लिख देता था किसी को चेक देते हो, बहुत पुराने जमाने की बात, आई थिंक 5-6 साल पहले शायद, जब दूध वाला पेपर वाला को हम चेक वगैरह पेमेंट करते थे तो मैं लिखता था अकाउंट पे ओनली. So when the words account pay so and so, it is called as restrictive crossing. Okay, restrictive crossing. The effect of account pay is that banker is supposed to collect the check on behalf of the pay of that pay only, whose name appears on the face of the check. अरे हाँ या ना, जिसका नाम लिखा है उसका नाम ही. Yes, चलियो. If the banker collects this check from an endorsee, he can be held responsible in case that endorsee turns out to be wrongful holder of check. Thus, the liability of bank increases to the great extent. Such type of crossing is not federal recognized. वो छोड़ दो. और जिसका नाम था ओरिजिनल ऑन द फेस ऑफ चेक, उसके अकाउंट में ही ये पैसा जाना चाहिए. तो पेई ने किसी और को एंडोर्स किया, उसको पेमेंट नहीं जा सकता, इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, है ना. मतलब क्या, किसी और को पेई किसी और को ट्रांसफर कर ही नहीं सकता पैसा. नॉट नेगोशिएबल मतलब वही वही बच्चों मीनिंग आया तुम्हारा क्लियर करने यहाँ पे, है ना. Shall not have and shall not be capable of giving a better title to the check than that with the person from whom he took it. आगे बढ़े हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग. हूँ में क्रॉस वॉस सब आगे बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग. हम्म चलो ठीक है, देख लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक. पेइंग बैंकर मतलब कौन, तुम्हारा ड्रॉई, जो पेमेंट करने वाला. प्रोटेक्शन मतलब क्या, उन्होंने ये किया या फिर उन्होंने वो किया तो फिर वो जिम्मेदार नहीं, अगर उनसे कुछ रह गया तो वो जिम्मेदार है. ओके एवरीबॉडी, चेक करो क्या बोला है. रेडी. चेक पेएबल टू ऑर्डर, बेरर है क्या बच्चों, नहीं ऑर्डर. वेर चेक पेएबल टू ऑर्डर इज सपोज टू बी एंडोर्स्ड बाय, इज सपोज, पर्पस मीन सीम्स और शोन, ऐसा लग रहा है कि, ओके वो एंडोर्स हुआ है, पेई ने एंडोर्स किया है. यस चलिए, अब चेक बच्चों, चेक के ऊपर पेई का नाम आएगा. एंड हाउ डू यू जनरली एंडोर्स, चेक के पीछे तुमने अगले वाले का नाम लिखा, अगले वाले ने बच्चों तीसरे वाले का नाम लिखा, तो चेक के पीछे यू कैन एंडोर्स. यस चलिए. तो वेर चेक पेबल टू ऑर्डर, लग रहा है कि पेई ने एंडोर्स किया, द बैंकर इज डिस्चार्ज्ड बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स. बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय बच्चों पेमेंट इन ड्यू कोर्स. यहाँ पे नॉर्मल बैंक ने सब केयर लिया है फॉर मेकिंग द पेमेंट, मतलब साइन बराबर है या नहीं, ड्रॉवर का मैच हो रहा है कि उसका साइन हमारे रिकॉर्ड के साथ, फिर जो नाम है सामने वाले पार्टी को सही से लिखा है या नहीं, वो मैच हो रहा है कि नहीं, उसका अकाउंट नंबर नंबर वो सब आना चाहिए. ओके. The banker, in other words, can debit his customer's account even though the endorsement by P might turn out to be forgery. तो इसमें बच्चे बैंक की गलती नहीं है अगर फॉर्जरी हुआ है तो. फॉर्जरी ऑफ पे, अब पे का बच्चों थोड़ी ना साइन, मान लो बैंक के रिकॉर्ड में था, बैंक के रिकॉर्ड में बच्चों किसका साइन, साइन वगैरह डिटेल्स रहेंगे अवेलेबल, ड्रॉवर का. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग नो. ड्रॉवर जो है बच्चों अकाउंट होल्डर है बैंक के साथ, तो ड्रॉवर का डिटेल्स है बैंक के पास, पे की थोड़ी डिटेल्स है कि कौन है, कैसे दिखता है, उसका अकाउंट किधर किधर है, उसका साइन किधर है, कुछ भी नहीं पता बच्चों अपने को. यस चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू, ठीक है, आगे जाओ मैं. चेक पेएबल टू बेरर. As regards bearer check, the rule is once a bearer, always a bearer. A banker gets a good discharge, मतलब वो liable नहीं है, by payment in due course. Yes, किसको दिया, to the holder thereof. अब वो एक्चुअल में होल्डर था या नहीं था, इसमें थोड़ी बच्चे बैंक देखते बैठने वाली है, और अगर पेमेंट कर देती है बैंक इन ड्यू कोर्स, तो बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट वाज अ बेरर चेक. ओके. पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस जनरली मतलब बस नॉर्मल वाला.
Where a check is crossed generally, the banker on whom it is drawn shall not pay it otherwise than to a banker. हो चुका है. आगे बढ़े बच्चों हम लोग. Exception. Payment of a check on which drawer's signature were forged. If any, okay, if any drawee bank made the payment on a check on which drawer का sign क्या है बच्चों, forged, then such bank shall be liable to the true owner. Thus, the paying banker shall be liable if it makes payment of a check on which drawer's signature was forged. Yes, everybody. आगे बढ़े. ये कुछ खास नहीं बच्चों. प्रोटेक्शन ऑफ लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर कुछ लेना देना नहीं है. बैंक रिसिपिएंट बैंक है वो जिम्मेदार कब नहीं. द बैंकर हैज रिसीव्ड पेमेंट ऑन क्रॉस चेक. द कलेक्शन वाज मेड ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस. कुछ खास नहीं है. ठीक है, आगे बढ़े बच्चों हम लोग. हे भगवान. एक्सेप्टर मतलब तुम्हारा ड्रॉई. यस चलिए. आफ्टर द ड्रॉई हैज साइंड हिज असेंट अपॉन द बिल, है ना, ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर. ड्रॉई बच्चों क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर. यस चलिए. Thus, an acceptor is the drawee who has signed his consent upon the bill and delivered it to the holder. ठीक है everybody. And acceptor for honor when a bill of exchange has been dishonor बच्चों हो चुका by non-acceptance and any other person accepts for honor of the drawer, है ना, ड्रॉवर की बच्चों इज्जत बचाने के लिए ही इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर फॉर ऑनर, है ना. मतलब वहां पे क्या था बच्चों, ड्रॉइंग केस ऑफ नीड स्टार्टिंग से बोल के रखा है. पर यहाँ पे बच्चे डिसऑनर के बाद अगर कोई आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम मैं पेमेंट करूंगा ड्रॉवर की इज्जत बचाने के लिए और ड्रॉवर की इज्जत बचाने के लिए, विल बी कॉल्ड एज बच्चों एक्सेप्टर फॉर ऑनर. यस क्लियर. आगे बढ़े हम लोग बच्चों. चलेगा. चलो. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ऊपर याद रखना है इसको. ठीक है, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन नंबर 8 and 9. Yes clear all of you. 8 and 9 किसको बच्चों ज्यादा पावर मिलती है, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. ऑब्वियसली होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना. ठीक है, आगे बढ़ू मैं. सो होल्डर का मतलब क्या है, होल्डर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक. एनी पर्सन एंटर इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से, फॉर द पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, है ना. खुद के नाम से बच्चों इंस्ट्रूमेंट उसके पास रखने का पावर है कि नहीं बच्चों, टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट. डन. When the note, bill of exchange or check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. मतलब जब वो इंस्ट्रूमेंट खो गया या फिर क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय हुआ, उस मोमेंट पर उस टाइम पर लास्ट वाला होल्डर कौन था, उसको होल्डर माना जाएगा. यस चलिए. देन अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग द अथॉरिटी टू डू सो इज नॉट अ बच्चों होल्डर, है ना. होल्डर नहीं माना जाएगा. बस तुम्हारे पास पोजीशन है इंस्ट्रूमेंट का, इसका मतलब ये नहीं तुम होल्डर हो. समझा. तुम्हारे पास वो राइट होना चाहिए टू होल्ड द डॉक्यूमेंट इन योर ओन नेम. यस और नो ऑल ऑफ यू. क्लियर. आगे जाओ मैं बच्चों. सो पर्सन हु फाइंड्स और स्टील्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, है ना, याद है ना बेरर, वो तो एकदम रिस्की है, तो वो होल्डर नहीं है बच्चों. और एन इंस्ट्रूमेंट और टेक्स एन इंस्ट्रूमेंट अंडर फोर्स एंडोर्समेंट इज नॉट अ होल्डर बिकॉज वहां पे डिफेक्टिव है ना. अगेन स्टार मार्क करो एग्जाम्पल 10 को. क्यू चेक करो. एन एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर हिज प्रिंसिपल इज नॉट अ होल्डर. खुद के नाम से बच्चे वो नहीं होल्ड कर रहा है, वो उसको खुद के नाम से होल्ड करने का पावर नहीं है ना वो.
So the reason being that although agent can receive payment of the instrument, he has no right to sue on the instrument in his own name. ये हम लोग बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में भी देखा था. Personally never liable as well as personally cannot enforce any kind of contract, है ना. जो भी एक्शन लेना बच्चों प्रिंसिपल को लेना पड़ता है एक्शन. ठीक है. Important, but very, 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 very important. Holder in due course means any person who, for consideration, becomes the possessor of the promissory note, bill of exchange or check, है ना, or the payee or industry thereof, before the amount mentioned then it become payable. मतलब क्या, maturity date, due date के पहले उसके हाथ में डॉक्यूमेंट आया, and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of the person from whom he derived his title. Important क्या बच्चों, consideration, yes clear, before maturity and good faith, है ना. उसको डॉक्यूमेंट बच्चों क्यों मिला है, फॉर वैल्यू ना, प्रॉपरली बच्चों, अगेंस्ट सम वैल्यू उसने कुछ सामान दिया था, इसलिए उसको इंस्ट्रूमेंट मिला है. ओके एवरीबॉडी. बच्चों अगर किसी को हमने गिफ्ट दिया, कोई चेक, चेक बच्चों गिफ्ट दिया, गिफ्ट, तो रिसिपेंट बच्चों होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स है. अगर हमने बच्चों किसी को चेक दिया, चेक बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट दिया, तो वो होल्डर या होल्डर इन ड्यू कोर्स है बच्चों, वो माना जाएगा होल्डर ओनली. हाँ या ना, क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ रहे कि नहीं. अमन बोलो. ये इंस्ट्रूमेंट क्यों मिलना चाहिए किसको भी, या फिर तुमको बोलना है होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए तुमने कुछ गुड्स या फिर सर्विसेज दिए थे, इसलिए तुमको पेमेंट मिल रहा है. करेक्ट. सो कंसिडरेशन, ड्यू डेट के पहले तुमको ये डॉक्यूमेंट मिला है. एंड अगला चीज क्या, बोनाफाइड, मतलब नो कॉज टू बिलीव कि टाइटल डिफेक्टिव था. यस चलिए एवरीबॉडी. एग्जांपल, A draws a check for rupees 5,000 and hands it over to B by way of gift. Gift ना बच्चों. अब A ने ड्रॉ किया चेक ऑन B, तो B is a holder but not holder in due course. Okay, B is a holder but not a holder in due course as he does not get the check for value ना. उसका टाइटल बाकी सब ठीक है, गुड है, बोनाफाइड है, एवरीथिंग इज ओके. ठीक है बच्चों, तो वो होल्डर है, नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स. On a bill of exchange of rupees 1 lakh, on a bill of exchange of rupees 1 lakh, excess acceptance to the bill is forged. ड्रॉई का बच्चों क्या, acceptance forged है. A takes the bill from his customer for value. A takes the bill from his customer for value and in good faith before the bill becomes payable. तो बच्चों क्या हो गया वो, होल्डर इन ड्यू कोर्स. यस चलिए. होल्डर इन ड्यू कोर्स है. यस चलिए एवरीबॉडी. But where a signature on instrument is forged, it becomes a nullity. Okay. Nothing can बच्चों validate forgery. याद रखना. Okay. The holder of a forged instrument cannot enforce payment. A holder in due course is protected when the title is defective, but he derives no title when there is entire absence of title in case of forgery. Star mark करो. Forgery में बच्चों क्या है? It is not about defective title. It is about absence of title. जिसने वो इंस्ट्रूमेंट दिया है फोर्ज करवा के, उसके पास टाइटल ही नहीं था. ओके एवरीबॉडी, absence of title is not defective title बच्चों. Understood? So A cannot receive the amount on the bill. ठीक. तो प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको एटलीस्ट जो हेडिंग्स उसको याद रख लो. ठीक है, कि कौन से सिचुएशन में या फिर कौन से केसेस में तुमको होल्डर इन ड्यू कोर्स को फिर भी पेमेंट मिलेगा. ओके, फिर भी पेमेंट मिलेगा. इनक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, इनक्योर्ड का मतलब क्या तुम्हारा बच्चों, इनक्योर्ड मतलब क्या, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट. ओके, इनकम्प्लीट. यस चलिए. अब इनक्योर्ड आगे देके रखा है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हुए चाहिए तो एक मिनट ना. इनक्योर्ड तुम्हारे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, चेक करो. रेडी. इनक्योर्ड,
इट मीन्स इनकम्प्लीट इन सर्टन रिस्पेक्ट्स, है ना, कुछ कुछ चीजें उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। ओके, द ड्रॉअर मेकर जो भी है उसने साइन कर दिया और डिलीवर कर दिया, लो ब्लैंक चेक, है ना, लीविंग लीविंग द इंस्ट्रूमेंट ईदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटन ऑन इट द वर्ड इनकम्प्लीट। Such an instrument is called incurred and gives the power to holder to make it complete by writing any amount either within the limit specified therein or within the limit specified by the stamp on it. The principle of this rule of incurred instrument is based on principle of estoppel. Basically तुम्हारा incurred क्या है? Incomplete. इसके लिए बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना, ये लो बैंक ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी लड़की की जिंदगी से, है ना। अमीर बाप ने बच्चों सच्चा प्यार ठुकराया, ये लो पैसा, ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी लड़की की जिंदगी से, समझा। तुम्हारी जितनी औकात है उससे 10 गुना यहाँ पे अमाउंट लिख दो, समझा बच्चों। तो यहाँ पे अमाउंट नहीं है, दैट इंस्ट्रूमेंट यू कैन कॉल इट एज इनक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो कितना अमाउंट तुम डाल सकते हो, जो भी लिमिट के अंदर है, या फिर जो लिमिट कुछ ओवरऑल कुछ ना कुछ अबव लिमिट बताया रहेगा वो, या फिर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो भी स्टैंप है, स्टैंप जितना कर सकता है उतना। ठीक है बच्चों, और हाँ या ना, आगे बढ़े हम लोग। तो इनक्योर्ड रहा इंस्ट्रूमेंट तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को बच्चों उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, फिक्टिशियस बिल। अब फिक्टिशियस का मतलब क्या बच्चों? फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी है ही नहीं वो। ओके, सो इन केस बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन पेबल टू ड्रॉवर्स ऑर्डर, है ना, ड्रॉवर का ऑर्डर ऑब्वियसली, बट इन फिक्टिशियस नेम, वो बच्चों इंसान है ही नहीं, झूठा मूठा है, एंड इज एंडोर्स बाय द सेम हैंड। सेम हैंड मतलब सेम साइन दिख रहा है हमको, एंडोर्स करने के लिए साइन चाहिए ना, तो बच्चों वही इंसान ने उसको आगे एंडोर्स करवा दिया। वही इंसान कौन? आप ध्यान दो थोड़ा सा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्टिशियस बिल बच्चों। ठीक है, मैं पहले इनको लिखता हूं। मान लो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बहुत एचडी बच्चों यहाँ पे, ठीक है, रेडी, ध्यान देना। मान लो ड्रॉवर है ए, उसने ड्रॉ किया बी के ऊपर और बोला कि पेमेंट करो यहाँ पे जो भी है वाई को, है ना बच्चों, यस चलिए। बट बच्चों वाई डज नॉट एग्जिस्ट, वाई कोई एक्चुअल में कोई इंसान है ही नहीं, फिक्टिशियस है वो, यस क्लियर। और यही बच्चों डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके, ओके, यही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके ये डॉक्यूमेंट को आगे एंडोर्स किया गया है सी को और डी को। तो ऑब्वियसली तुम क्वेश्चन पूछोगे सर अगर वाई एग्जिस्ट करता ही नहीं तो एंडोर्स कैसे होगा? तो बच्चों इन अ वे, इन फैक्ट, अगर देखा जाए इलीगली, ये ए नहीं आगे एंडोर्स किया है सी के नाम से। ओके, सुनो मेरी बात, व्हाट इज फिक्टिशियस, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस? इमेजिनरी। तो ड्रॉ ने बच्चों यहाँ पे एक बिल बनाया, हाँ या ना बच्चों, बिल बनाया, क्लियर लियो, हाँ, कुछ भी कोई भी फेक नाम मतलब या फिर कोई भी इंसान जो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे बोला कि इंस्ट्रूमेंट आगे ट्रांसफर हुआ सी को डी को, तो किसने ट्रांसफर करवाया? वो बच्चों इनडायरेक्टली इसने ट्रांसफर करवाया, इसने ही साइन किया है ये नाम से आगे, समझ रहे हो। तो हो क्या जाएगा इन अ वे बच्चों, सी और डी का यहाँ पे टाइटल टाइटल डिफेक्टिव आ जाएगा, बिकॉज वाई कोई इंसान है ही नहीं, है कि नहीं बच्चों। चूना लगाने का बच्चों पूरा कोशिश यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट में है, तो भी अगर अगला इंसान तुम्हारा होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अरे हाँ या ना, तो भी बच्चों उसको पेमेंट मिलेगा। यस ऑल ऑफ यू, तुम बस हेडिंग्स याद रखो, पहला क्या था इनके और दूसरा फिक्टिशियस, देन in case of conditional instrument or escrow, in case a bill or note is negotiated to holder in due course, the other parties to the bill cannot avoid liability on the ground that the delivery of the instrument was conditional or special purpose only। जो भी है फिर से मतलब कुछ कंडीशन था तो ही पेमेंट मिलेगा, या फिर कंडीशनल स्पेशल पर्पस के लिए था तो ही पेमेंट मिलेगा, वो सब नहीं चलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स को बच्चों पूरा पेमेंट मिलेगा। Then, in case instrument obtained by unlawful means or for unlawful consideration, just clear everybody, check करो। The person liable on instrument मतलब कौन? ड्रॉई cannot set up against the holder in due course. The difference is that instrument had been lost or obtained by farmer by offense or fraud or for an unlawful consideration। ये सब नाटक नहीं चलेगा बच्चों किसके सामने? होल्डर इन ड्यू कोर्स के सामने बच्चों, क्योंकि
होल्डर इन ड्यू कोर्स का हमेशा इन गुड फेथ ही है ना. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जांपल. ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉई है, और बी ने बच्चों ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंट है सी को दे दिया. अब बच्चों सी टू डी, अब ध्यान देना. मान लो बच्चों डी ने यहाँ पे चोरी किया सी से, या फिर बच्चों डी ने जबरदस्ती ये चेक लिया है सी से उसके खुद के नाम से, या फिर बच्चों मान लो बिटवीन सी एंड डी देयर इज एन अनलॉफुल कंसिडरेशन. बच्चों मान लो डी ने सी को ड्रग्स बेचे हैं, इसलिए सी ने वो इंस्ट्रूमेंट दिया है. समझ रहे हो? बट बच्चों डी टू ई जो है वो तो होल्ड, ई तो तुम्हारा होल्डर इन ड्यू कोर्स है. समझ रहे हो क्या? ई तो बच्चों क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है. तो ड्रॉई ये सब नाटक नहीं बोल सकता कि डी ने जबरदस्ती चेक लिया है, डी ने जानबूझ के फ्रॉड किया है, या फिर इलीगल चीजों के लिए ये पेमेंट दिया गया था. वो सब कुछ नहीं चलेगा. होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको पेमेंट दिया जाएगा. Even if the instrument was obtained by the earlier person by unlawful means or for unlawful consideration. Yes? वैलिडिटी छोड़ दो. फिर से वही चीज, जो पेई था, पेई को बोला था नॉन नेगोशिएबल. ओके, पेई को बच्चे बोला था नॉट नेगोशिएबल, या फिर पेई को बोला था कि तुम आगे नेगोशिएट नहीं करोगे, तो भी पेई ने किया. तो भी बच्चों इसमें होल्डर इन ड्यूकोस की कोई गलती नहीं है, उसको पेमेंट मिल जाना चाहिए. ओके एवरीबॉडी, द पॉइंट इज अंदर पहले वाले लोगों की कुछ भी गलती रहेगी, उसकी वजह से होल्डर इन ड्यूकोस को कुछ नुकसान नहीं होगा, उसको पेमेंट मिलेगा. क्लियर लिया? तो बी ने सी को बोला नॉट फर्दर नेगोशिएबल, तो भी सी ने आगे नेगोशिएट कर दिया, डी ने आगे नेगोशिएट कर दिया, मतलब ट्रांसफर करवा दिया. इसमें सी और डी की गलती है, ई की गलती नहीं है. ई को पेमेंट मिलेगा. ठीक है, डन लिया. एंड व्हाट डू बच्चों जनरली नॉर्मली मीन बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स? पेमेंट ड्यू कोर्स क्योंकि तुमको बैंक वाले ट्रांजेक्शन में भी आता है ना, कि बैंक ने बच्चों पेमेंट किया है इन ड्यू कोर्स. ओके रेडी? सो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट एज पर इन अकॉर्डेंस विद अपरेंट टेन्योर, मतलब जो सामने दिख रहा है टेन्योर मतलब टेन्योर है ना, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इन गुड फेथ. इन गुड फेथ, ड्यू कोर्स मतलब बच्चों गुड फेथ एंड विदाउट एनी डाउट, है ना, विदाउट एनी नेग्लिजेंस. क्लियरली इतना ही है, उसका कुछ खास नहीं. पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब ठीक से सही से पेमेंट किया है. यू हैव नॉट बीन, यू आर नॉट नेग्लिजेंट, है ना. ठीक है, आगे बढ़े. ये इंपॉर्टेंट है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट. ओके, आगे बढ़ू क्या मैं? तुम्हारी ये तुम्हारा बैरर तो ऑर्डर तो हो चुका. बैरर मतलब किसी के पास भी हो सकता है बच्चों, एंड ऑर्डर मतलब वो नाम से ही जाएगा. यस क्लियर? अरे हाँ या ना. bearer can be negotiated just by mere delivery. It is like as good as cash. bearer बच्चों, ऑर्डर उसके बच्चों उसको ट्रांसफर कराने के लिए सामने लगा नाम भी लिखना चाहिए, है ना, किसको तुम दे रहे हो, तुमने खुद साइन करना चाहिए, एंड देन डिलीवर भी करवाना चाहिए. ठीक है. सो ऑर्डर को बच्चों, ऑर्डर वाले इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट करने के लिए देयर विल बी एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. एंडोर्समेंट मतलब किसी और का साइन करना, और फिर डिलीवरी देना सामने वाले को. क्लियर टिल क्लियर बच्चों? अरे बोलो हाँ. आगे जाओ मैं. आगे बढ़े हम लोग. बेरर बच्चों याद है ना, द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक. नेक्स्ट वन, इनलैंड एंड फॉरेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बच्चों, केस स्टडी में भी आ सकता है, किधर भी आ सकता है, कि इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है या फॉरेन है. ठीक है, इंपॉर्टेंट. चेक करो इनलैंड कब होगा. विद इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन इन इंडिया. ओके, ड्रॉन या फिर मेड इन इंडिया, एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall be deemed to be an inland instrument. चेक करो, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ये तुम्हारा पहला कंडीशन हाँ या ना. एंड इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो उसका ओरिजिन जो है इंडिया में होना चाहिए. ओरिजिन जो इंडिया में होना चाहिए. दूसरा, इट शुड बी इधर पेएबल इन इंडिया, या फिर
ड्रॉन अपॉन एन इंडियन रेसिडेंट, ये लिख लो बच्चों। ये तुम्हारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के दो कंडीशन है, मतलब केस 1 केस 2, या फिर दो स्टेप्स है। पहले वाले में क्या, इट हैज टू बी ड्रॉन इन इंडिया, और दूसरा क्या, दूसरे वाले में क्या, इधर पेबल इन इंडिया या फिर ड्रॉन ऑन इंडियन रेसिडेंट, इवन अगर वो बंदा इंडिया के बाहर है तो भी चलेगा। राइट ऑन, दिस इज योर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। एंड ऑब्वियसली बच्चों, व्हाट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट, हाँ है ना बच्चों। तो अगर वो इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है फॉरेन, इंडिया में ड्रॉ हुआ है पर ड्रॉन ऑन फॉरेन रेसिडेंट, फिर से फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यस चलिए, लिख लो बच्चों इसको। तो सब कुछ इंडिया में होना चाहिए, है कि नहीं। अगर पेबल आउटसाइड इंडिया बट ड्रॉन इंडियन रेसिडेंट, तो भी इनलैंड ही था ना ये। ड्रॉन, ड्रॉन छोड़ दो, पेबल आउटसाइड इंडिया बट ड्रॉन ऑन इंडियन रेसिडेंट, तो भी तुम्हारा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ही, क्योंकि ये कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है। समझ रहे हो। तो ड्रॉन आउटसाइड, पेबल आउटसाइड, है कि नहीं। ऐसे लो बच्चों, मान लो तुम्हारा ड्रॉन अपॉन फॉरेन सिटीजन, तो भी तुम्हारा क्या रहेगा बच्चों, फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, डन। चलो, अब प्रॉमिसरी नोट मेड इन कोलकाता खत्म, उधर स्टोरी खत्म तुम्हारी, है ना। नहीं, उधर स्टोरी खत्म नहीं, उधर तो तुम्हारा मेक हुआ दूसरा। बट पेबल इन मुंबई, इनलैंड। ड्रॉन इन वाराणसी ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन जोधपुर, चलेगा ना। अब हो गया तुम्हारा इनलैंड। ऑल दो इट इज स्टेटेड टू बी पेबल इन सिंगापुर, चलेगा। हाँ, ये समन। यस चलिए एवरीबॉडी। फॉरेन बच्चे जो इनलैंड नहीं है, ठीक है। बढ़ू क्या आगे, चेक करो। बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, जो केस नंबर 1 में तुमको ऑप्शन ही नहीं है, इट हैज टू बी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, बराबर है। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बट मेड पेएबल इन इंडिया, तो क्या रहेगा तुम्हारा, फॉरेन बिल्स, है ना। ऑन अ पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट किधर पे रहना, बट मेड पेएबल इन इंडिया, यस चलिए। ऑन अ पर्सन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया एंड पेएबल इन और आउटसाइड इंडिया, एंड ऑन अ पर्सन residing और आउट क्या था, इन ऑन अ पर्सन residing इन और आउटसाइड इंडिया एज वेल एज पेएबल आउटसाइड इंडिया। एक मिनट, किधर गया। हम्म, हम्म, करेक्ट। ये तुम्हारा फॉरेन बिल सब कैसे आ रहे हैं, एक मिनट। ड्रॉन और मेड इन इंडिया, अच्छा ये तुम्हारा, ये तो बाहर का हो गया। एंड मेड पेएबल इन, या फिर ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall be deemed to be inland. Okay. A residence of person on whom drawn and the place where made payable on a person resident in or outside India. ठीक है, प्लस मेड पेएबल इन इंडिया। यहाँ पे स्टोरी तुम्हारा खत्म ना। ये तुम्हारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुए तो ही इनलैंड है ना, है कि नहीं। द पॉइंट इज, इफ इट इज मेड ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया, तो बात खत्म ना। इट इज व्हाट, अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, समझा कि नहीं। हम्म, देखो भाई, इसमें तुमको ऑप्शन नहीं है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास और करके रखा है। क्लियर ऑल ऑफ यू, बट इट हैज टू बी मेड और ड्रॉन इन इंडिया।
अगर वो ड्रॉन और मेड आउटसाइड इंडिया तो खत्म, इट इज व्हाट, अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यस और नो, टेल मी, अमन बोलो। तो अगर वो बाहर क्रिएट किया गया है तो उसको मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है कि कहाँ पे पेएबल है, किसके ऊपर पेएबल है। इट वॉज मेड आउटसाइड इंडिया, तो बात खत्म, इट इज बच्चों ऑफ फॉरेन बिल। इसलिए मैंने टेबल बनाया था। ओके, कि पहले वाले इट इज लाइक बेसिक कंडीशन नंबर 1 बेसिक कंडीशन नंबर 2 वाली बात है ना। इसमें तुम्हारे पास ऑप्शंस है पर इसमें ऑप्शन नहीं है। क्लियर? सो मेड और ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, इट इज फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये अंदर का बच्चों कुछ लेना देना ही नहीं था। ठीक है, आगे जाओ गया। लाइब्रेरी ऑफ मेकर और ड्रॉवर ऑफ अ फॉरेन बिल। ठीक है, चेक करो, यहाँ पे लिख दो। मैंने यहाँ पे उसका ये, अच्छा पहले मैं पढ़ लेता हूँ। द लाइब्रेरी ऑफ द मेकर और ड्रॉवर ऑफ फॉरेन promissory note bill of exchange or check is regulated in all essential matters by the law of the place where he made the instrument, and the respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where instrument is made payable। जो मेकर है बच्चों ड्रॉवर, वो कौन से लॉ के हिसाब से लाइबल है, वो लॉ के हिसाब से, वो लोकेशन के हिसाब से जहां पे वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। पर ड्रॉई और एंडोर्सर बच्चों, वो कौन से लॉ के हिसाब से लाइबल है, वो जगह के हिसाब से जहां पे वो डॉक्यूमेंट पेएबल है। बच्चों इनको लिख लो। सेक्शन नंबर कौन सा तुम्हारा दिया नहीं उन्होंने? ओके, नो प्रॉब्लम, इसको लिख लो। मेकर is responsible as per the law of the place where the document was made. Drawer or endorsers are responsible as per the location where the instrument is made payable। इसको लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। इनक्योर तो हो गया था अपना जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्लीट है ना। एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रोमिसरी नोट है या नेगोशिएट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो जो भी होल्डर ही कैन चूज किसको क्या ट्रीट करना है। ओके, एम्बिगुअस, रेडी बच्चों? सेक्शन 17, when an instrument may be understood either as promissory note or BOE, the holder may at his choice treat it as either promissory note or bill of exchange, and the instrument shall be hence thenceforward उसको आगे treated accordingly। कुछ भी मतलब, इंस्ट्रूमेंट इज वेग एंड कैनॉट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है, कुछ भी मतलब। बट एक बार उसको चूज कर लिया, ही कैनॉट चेंज लेटर ऑन। जिसने अगर प्रॉमिसरी नोट ट्रीट किया उसको तो प्रॉमिसरी नोट ही रहेगा फ्यूचर में। इट कैनॉट बी अंडरस्टूड एज बिल ऑफ एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। फालतू का चीज है, फालतू। आगे बड़े बच्चों, अपन मैंने ये होमवर्क दे दिया था कभी कुछ बच्चों को, टाइम पास है वे। रेडी? विद अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स। फिगर मतलब नंबर, और वर्ड्स मैच नहीं हो रहे तो हम कौन सा मानेंगे? वर्ड्स मानेंगे। ठीक है, वर्ड्स विल बी मतलब ओवर राइडिंग ऑन नंबर्स। डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम मतलब बच्चों टाइम दिया है पेमेंट करने के लिए। डिमांड मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी की अभी पेमेंट करो, जब डिमांड करे तब इमीडिएटली पेमेंट करने का, हाँ या ना? यस। सो व्हाट बच्चों वर्ड्स आर यूज फॉर डिमांड? एट साइट, जैसे तुम्हारे सामने दिखा पेमेंट करो, ये संबंध वही डॉक्यूमेंट रहेगा। एंड प्रेजेंटमेंट मतलब वही, तुमको जैसे डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया किसी ने भी, पेमेंट करो, दैट इज बच्चों कॉल्ड डिमांड और एट साइट। ओके, बट टाइम आफ्टर अ फिक्स पीरियड, 3 महीने बाद आना। आफ्टर साइट, नॉट एट साइट। 7 days आफ्टर साइट, 3 months आफ्टर साइट, ऑन अ स्पेसिफाइड डे, संडे को मस्त नहा धो के आने का, हाँ। देन ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टन टू हैपन, ऑन डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, वगैरह वगैरह वगैरह। हुआ? आगे बढ़े। मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएशन, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग जो तुम बच्चों बुक्स ऑफ अपना बिल ऑफ एक्सचेंज में करते ही हो, इज 3 days ऑफ ग्रेस, है ना? 3 days ऑफ ग्रेस। ओके एवरीबॉडी? सो ग्रेस डेज है बच्चों अलाउड ओनली फॉर टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट फॉर डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स, ऑब्वियसली। याद आ रहा है, समझ रहे हो ना? चेक में भी हम 3 दिन मगर 3 दिन वगैरह नहीं देते हैं। आगे बढ़ सकते हैं भाई, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 3 दिन समझता है ना? 3 days आफ्टर द डे ऑन विच इट इज पेएबल, दैट इज योर, क्या बोलते हो उसको,
लीगल ड्यू डेट। अगर छुट्टी पड़ी तो 1 डे बिफोर, याद आया कि नहीं? यस। चलो एग्जाम्पल देख लो, कैलकुलेशन मैच्योरिटी। एग्जाम्पल क्या क्या बस देखना, अगर मंथ दिया है, ओके, 3 महीने बाद आना, तो क्या माना जाएगा? वही डे, है ना, विच करस्पॉन्ड्स टू द डे ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट इज डेटेड। बट अगर वो डेट आता नहीं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, है ना, देन लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब क्या? एग्जाम्पल चेक करो, इंस्ट्रूमेंट डेटेड 29th January इज मेड पेबल एट 1 month आफ्टर डेट। तो बच्चों 1 month आफ्टर डेट क्या हुआ? 29 फरवरी तो आने से रहा। अरे हाँ या ना? तुम क्या पकड़ेंगे? 20 फरवरी ही पकड़ेंगे, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट 29 फरवरी। समझा? तो 28 फरवरी प्लस 3 days, है ना, 3rd March। क्लियर लियो? सेम थिंग 30th August बच्चों, पेड पेबल 3 months, सितंबर अक्टूबर नवंबर। यस, 30 का कोई इशू नहीं है, बट हाँ है ना। तो उसके बाद 3 दिन, 1 2 3, 3 दिसंबर। 31st August रहता था और 3 महीना, तो देयर इज नो 31st November। तो फिर से वही स्टोरी पर 31 नवंबर नहीं है, इसलिए 30th November को खत्म हो गया स्टोरी तुम्हारा, और प्लस वहां से 3 दिन। समझा? डन लिया? एंड अगर डेज दे तो प्रॉपर डेज पकड़ा जाएगा। हम कौन सा डेज नहीं पकड़, डेट पकड़ेंगे नहीं, पर जो हम कंपनीज एक्ट में किया था शायद अपने, नहीं, जनरल जनरल क्लॉज एक्ट में, टू एंड फ्रॉम वाला, जो दिन पे प्रेजेंट किया वो दिन काउंट नहीं करते ना हम लोग बच्चों। हम पूरा दिन देते ना, जब भी नंबर ऑफ डेज रहेगा, वी ऑलवेज गिव एंटायर नंबर ऑफ डेज मेड अवेलेबल। यस चलिए, द डे ऑफ द डेट, जब प्रेजेंटमेंट किया है वो डे को हम एक्सक्लूड करते हैं। ओके एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? पक्का ना? हम्म। तो एग्जांपल के लिए 3 days आफ्टर साइट बोला था, तो ऑन मैच्योरिटी प्रेजेंटेड ऑन 1st January, तो 1st January को काउंट नहीं करना है ऑब्वियसली। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को तुम्हारा ड्यू डेट आएगा। समझा बच्चों? फोर्थ इज द करेक्ट ड्यू डेट। आगे बढ़ू मैं। हॉलीडे, लुक एट द वर्डिंग्स। बच्चे, बहुत सारे बच्चे फुकर का कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस पब्लिक हॉलीडे बच्चों, सॉरी, नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे पे तुमको ड्यू रहेगा। नेक्स्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग इज अर्लियर इनफैक्ट। यस चलिए। पब्लिक हॉलीडे बच्चों इंक्लूड्स संडे, संडे को कुछ कोई काम धंधा नहीं होगा। यस चल योर, बोलो बच्चों, क्लियर? वो अंदर का मैंने फिलहाल स्किप किया है। ओके, लेट्स फिनिश द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चैप्टर का मुझको लगता है और जिसके ऊपर ही क्वेश्चन आने चाहिए थे, या फिर इतना ही सिलेबस में रखना चाहिए था। इसके पहले का कुछ वो अंदर का जो चीज़ है वो कुछ खास नहीं है एक्चुअली, ऑनेस्टली, है ना, एंड इट इज इररिलेवेंट। कुछ तो भलता ही है वो, मतलब अजीब जमाने का सब दिख रखा है। सो लेट अस डू व्हाट इज प्रैक्टिकल एंड इंपॉर्टेंट। डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रेडी? सो नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस बच्चों किसने किया? ड्रॉई डज नॉट अग्री। कौन? ड्रॉई बच्चों डज नॉट अग्री, तो नॉन एक्सेप्टेंस। ओके, सो व्हेन अ बिल इज ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, the drawee or one of the several drawees not being partners refuse acceptance within 48 hours। so तुम्हारे पास कितना टाइम है बच्चों? 48 आवर्स से टू एक्सेप्ट, और नहीं किया 48 आवर्स के अंदर तो क्या माना जाएगा? इट हैज बीन डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, राइट? whether presentment was excused मतलब waived, and the bill is not present accepted, the drawee is incompetent, drawee is fictitious, drawee could not be found, drawee gives a qualified acceptance, नहीं चलता बच्चों। ये सब चीजें तुम्हारी क्या रहेंगी? Dishonor by non-acceptance. Yes, Celia? The effect of dishonor by non-acceptance is that the holder of the bill can start action against drawer and the endorsers. समझा क्या? लग गई, है ना? But now बच्चों we come to what? Dishonor by non-payment. Except कि अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो. Okay, everybody? So notice of dishonor देना पड़ेगा. So holder must give a notice of dishonor to the drawer or his previous holder in order to make them liable. ये जरूरी है, जिसको भी liable बनाना है, you want to file a case against them, उनको पहले नोटिस देना पड़ेगा। इट इज नोटिस इज लाइक अ कम्युनिकेशन। ओके, कि भाई देखो, मैं तुमको सू कर रहा हूँ,
इफ ही फेल्स टू डू सो, नोटिस नहीं दिया, ही विल फोरफिट हिज राइट, मतलब गिव अप द राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट दैट पार्टी। समझा? जिस जिसको नोटिस नहीं दिया बच्चों, ये चलिए, वो उसके ऊपर फिर तुम बाद में केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। मोड्स ऑफ गिविंग नोटिस, इट हैज टू बी गिवन टू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, मे बी गिवन टू अ ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द पर्सन जिसके ऊपर हम केस करने वाले हैं। और अगर वो मर गया है तो एलआर भी चलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो डिक्लेयर, अगर वो इंस्टॉलमेंट है तो किसको देंगे हम लोग? असाइनी को देंगे। असाइनी मतलब जो उसका प्रॉपर्टी बेचने वाला है। इफ नोटिस इज ड्यूली डायरेक्टेड एंड सेंड बाय पोस्ट बट मिसकैरीड, मतलब क्या? पोस्ट वालों ने बच्चों गड़बड़ किया है, डिलीवर नहीं ठीक से करवाया, सच मिसकैरेज विल नॉट मेक द नोटिस इनवैलिड। ठीक है, बिकॉज तुमने तुम्हारी तरफ से सब काम किया था। कुरियर वालों ने बच्चों अगर वो उनसे खो गया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको राइट मिलेगा। ठीक है। When party to whom notice given is dead, the notice is dispatched, पर वो इंसान मर चुका है, बट पार्टी डिस्पैचिंग द नोटिस उसको पता नहीं था, द नोटिस बच्चों विल बी कॉल्ड एज स्टिल वैलिड एंड सफिशिएंट। When notice of dishonor is unnecessary, waiver, मेकर नहीं बच्चों, पार्टी नहीं बोला कि मुझको नोटिस देने की जरूरत नहीं, अगर डिसऑनर होता है मैं जिम्मेदार हूं, मुझको नोटिस देने की जरूरत नहीं, तो वेवर। यस चलिए। इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर वेर ही हैज काउंटर मांडेड द पेमेंट, इंपॉर्टेंट। काउंटर मांड मतलब बच्चों काउंटर कमांड। काउंटर मांड मतलब क्या? काउंटर कमांड। काउंटर कमांड मतलब, काउंटर मतलब ऑपोजिट, एंड कमांड, तो जो कमांड दिए थे, जो इंस्ट्रक्शन दिया था, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट तुमने इंस्ट्रक्शन दिया। मतलब क्या? मतलब कि तुमने चेक बच्चों ड्रॉ किया और पेई को दिया, इसका मतलब है कि तुमने इनडायरेक्टली बैंक के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन, एक कमांड दिया कि पेमेंट करो पेई को, है ना? एक एक इनडायरेक्ट हो गया ये। पर ये इंस्ट्रूमेंट जो है, चेक जो है, तुमने पेई के हाथ में दिया ना। अब तुमने जब जब बच्चों पे के हाथ में दिया चेक, इमीडिएटली तुमने बच्चों बैंक को फोन किया, बताया कि ये चेक तुम पेमेंट नहीं करोगे, स्टॉप पेमेंट, उसको बोलते बच्चों स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन। ओके क्लियर एवरीबॉडी? तो हुआ क्या? पे को चेक दिया, इसका मीनिंग है तुमने बैंक को इंस्ट्रक्शन किया कि पेमेंट करो, और तुम बाद में फोन फोन करके बता रहे हो बैंक को, बोल रहे हो कि पेमेंट नहीं करना है चेक के अगेंस्ट। दैट इज काउंटर कमांड। तो तुमने खुद बच्चों ये, मतलब खुद ड्रॉवर ने बच्चों ये पेमेंट रुकाया है, तो उसके वजह से ही पेमेंट रुका है या फिर डिसऑनर हुआ है, तो उसको फिर से नोटिस देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ही इज द रीजन जिसकी वजह से पेमेंट रुका है। अंडरस्टूड क्लियर एवरीबॉडी? यस। देन पार्टी जिसको ऊपर नोटिस देनी चाहिए मिल नहीं रहा है, एक्सेप्टर इज ऑल्सो द ड्रॉवर, वो सब चीज है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। 138 से लेके 1, हमको आगे तक जाना है, 147 148 तक जाना है इनफैक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट, अब ध्यान देना। 138, डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशियंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, सेक्शन 138। रेडी एवरीबॉडी? वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम, खुद के अकाउंट से उसने चेक दिया विद द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। ओके, तुमने तुम्हारे अकाउंट से चेक दिया किसी और को फॉर पेमेंट ऑफ मनी, है ना? बोलो पेमेंट ऑफ मनी क्यों कर रहे हो बच्चों? इन डिस्चार्ज ऑफ डेट, तुम डेटर थे, तुमने कुछ सामान सर्विसेज खरीदे थे, इसलिए तुम पेमेंट कर रहे हो। मतलब इन अ वे बच्चों, ये इन अ वे ये तुम्हारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इसलिए तुम पेमेंट कर रहे हो, है ना? तो इसमें तुम्हारा गिफ्ट वगैरह इंक्लूड नहीं होगा। समझा? तुमने किसी को गिफ्ट वाला चेक दिया, गिफ्ट फुकट में विदाउट कंसिडरेशन, और वो चेक डिसऑनर हुआ, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 138 नहीं आएगा। समझा बच्चों? ओके। एंड अगर ये तुम्हारा चेक अनपेड आया रिटर्न बैंक से, बिकॉज बैंक में तुम्हारा पैसा नहीं था, या फिर तुमने लिमिट के ऊपर का चेक ड्रॉ किया है, तो इंस्ट्रूमेंट बच्चों चेक क्या हो गया? डिसऑनर। समझा? जिससे तुम्हारी चीजें बच्चों मीट होनी चाहिए, है ना? तो ही तुम्हारा वो सेक्शन 138 आएगा। तो वाई डज रिटर्न अनपेड? बिकॉज फंड्स नहीं है बच्चों सफिशिएंट बैंक में, या फिर तुमने लिमिट के आगे का चेक दे दिया, देकर, लिमिट के आगे मतलब समझ रहा है,
आई थिंक हमने 2-3 बार डिस्कस किया था समथिंग कॉल्ड एज कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट वगैरह, तो उसका भी कुछ ना कुछ लिमिट रहेगा ना, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 लाख का, और उसके ऊपर का, या फिर तुम्हारा ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, या फिर तुमने बच्चों लिमिट के ऊपर का चेक ड्रॉ किया है। सो वैसे चेक्स बच्चों क्या हो जाएंगे, डिसऑनर। क्लियर और नो? बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, दिस पेमेंट वाज डन इन डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी और डेट। तुमने लोन लिया था, कुछ गुड सर्विसेज लिए थे, उसके अगेंस्ट तुम्हें पेमेंट कर रहे हो। अंडरस्टूड क्लियर? अगर ऐसा हुआ, then such person shall be deemed to have committed an offense, okay, and shall be punished with imprisonment which may be maximum बच्चों 2 years, हाँ या ना, और with fine, or with fine which may extend to twice the amount of the check, or with both. yes clear? जितने का बच्चों चेक था, जितने का बच्चों क्या था, चेक था, चेक। क्लियर ऑल ऑफ यू? उसके डबल अमाउंट का बच्चों फाइन लग सकता है। यस clear? या फिर इम्प्रिजमेंट, या फिर बोथ। Provided that this section shall not apply. This section shall not apply. Okay, ready everybody? Unless, मतलब क्या मैंने यहाँ पे लिख के देखा है, दैट इज कुछ कंडीशन तुम्हारे से फुलफिल होनी चाहिए। ध्यान दो बच्चों, प्लीज पे अटेंशन। मतलब तुम 138 के अंदर केस नहीं कर पाओगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो। ABC, ये तुमने 3 पॉइंट्स अगर तुम्हारे मिस हो गए इसमें से कुछ भी, तो तुम्हारी लग गई। तुमको चेक मिला था पर डिसऑनर हुआ है, यू शुड हैव फॉलोड A B एंड दिस पॉइंट, A B एंड C, समझा? तो ही बच गए, वरना प्रॉब्लम है। समझा बच्चों? रेडी? चलो, पहला पॉइंट क्या, check has to be presented within validity period. The check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it was drawn, or within the period of its validity, whichever is earlier. So maximum 3 महीने के अंदर तुमने चेक डिपॉजिट किया था बैंक के पास। Then demand for payment through notice, important. The payee or holder in due course of the check, as the case may be, है ना, makes a demand for payment of the said amount by giving a notice in writing to the drawer of the check, within 30 days of receipt of information by him from the bank regarding return of the check as unpaid. मतलब केस ठोकने के पहले तुमने ऑफिशियली एक बार डिमांड करना चाहिए फ्रॉम द ड्रॉवर। कुछ बात समझी? तुम्हारा चेक, तुमने चेक डिपॉजिट किया बच्चों बैंक में, तुमको चेक मिला था, है ना, और वो चेक डिपॉजिट किया और वो डिसऑनर हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो तुमने इमीडिएटली विद इन 30 डेज, बट जैसे जैसे बैंक ने तुमको पता है कि डिसऑनर हुआ है, उसके बाद इन 30 डेज तुम्हें प्रॉपर एक ऑफिशियल नोटिस भेजना चाहिए ड्रॉवर को, डिमांड करना चाहिए कि पेमेंट करो। समझा? तुम डायरेक्टली केस नहीं ठोक सकते हो, यू शुड गिव हिम अ प्रॉपर चांस, और यू कैन से डिमांड। ठीक है? एंड पॉइंट नंबर C, फेलियर ऑफ ड्रॉवर टू मेक पेमेंट। द ड्रॉवर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक पेमेंट, ओके, विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ द सेड नोटिस। कुछ समझा कि नहीं समझा पूरा स्टोरी? तुम्हारा चेक डिसऑनर हुआ, एक तो पहली बात तुमने टाइम के अंदर डिपॉजिट किया, फिर डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होते ही तुमने विद इन 30 डेज नोटिस भेजा, उसको जब वो नोटिस मिला उसके विद इन 15 डेज उसने पेमेंट करना चाहिए। अगर किया तो बच गया, अगर उसने बच्चे तभी भी पेमेंट नहीं किया, देन नाउ यू कैन फाइल अ केस इन अंडर सेक्शन 138। बात समझी क्या? ऑल ऑफ यू मुझको बताओ फटाफट, अरे बोलो फटाफट। क्लियर लिया? चेक करो। सो चेक डिपॉजिट किया बच्चों, है ना, बैंक ने बताया पी को कि भाई तुम्हारा तो कट गया है, चेक डिसऑनर हो चुका है। जैसे तुमको ये समझा, उसके बाद 30 डेज तुमने बच्चों नोटिस भेजा पी को, पी टू सेंड नोटिस टू ड्रॉवर, आ रहे हाँ या ना, डिमांड चल पेमेंट कर, एंड भाई ने बच्चों विद इन 15 डेज पेमेंट करना चाहिए, ड्रॉवर टू पी मेक पेमेंट। यस क्लियर? ये यहां तक समझा बच्चों? अगर नहीं हुआ तो उसके आगे का भी स्टोरी है। अंडरस्टूड? अब इसके इसके आगे का स्टोरी क्या है? अगर ये 15 दिन भी खत्म हो गए, पेमेंट नहीं आया तुमको, तो ये डेट से विद इन 1 मंथ अब तुम प्रॉपर केस कर सकते हो कोर्ट में। अरे हाँ या ना? देन विद इन 1 मंथ बच्चों, अब सेक्शन 142 बाद में आएगा तो फिर अभी अभी उसको लिख लेंगे, पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न कंप्लेंट, ओके, बाय पे टू किसको?
मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे नहीं। समझा कि नहीं समझा? तो ये जो यहां से दिख रहा है तुमको सेक्शन 138 और ये 132 जैसे तुम्हारा बच्चों खत्म होता है तो आता है सेक्शन 142। बात समझी कि नहीं? कैन यू सी इट ऑन स्क्रीन और नो? टेल मी एवरीबॉडी। यस। सो चेक डिपॉजिट, बैंक टू पे कम्युनिकेशन, उसके बाद विदिन 30 डेज पे टू ड्रॉवर डिमांड नोटिस, उसके बाद विदिन 15 डेज ड्रॉवर टू पे में पेमेंट कर देना चाहिए 15 दिनों के अंदर, है ना बच्चों? ये सब यहाँ तक पूरा स्टोरी 138 के अंदर। अगर वो भी नहीं आया बच्चों, 15 दिन भी तुम्हारे खत्म हो गए तो उसके आगे तुम्हारे पास 1 महीना है कोर्ट के पास जाने के लिए टू मेक द रिटर्न कंप्लेंट अंडर सेक्शन 142। तुम लोग कंप्लेंट करोगे, पर गुनाह जो है, गुनाह ऑफेंस इज अंडर सेक्शन 138। ये डायग्राम फटाफट लिख लो नोटबुक में। आगे बढ़े हम लोग। पेनल्टी तुम्हारा हो गया डबल अमाउंट चेक का या फिर 2 साल तक की कैद या फिर दोनों। प्रिजम्पशन बच्चों इज इन फेवर ऑफ होल्डर कि जो भी चेक उसको मिला है इट वाज टुवर्ड्स बच्चों पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ओनली एंड या फिर रीपेमेंट ऑफ डेट, उसके लिए उसको चेक मिला, ऐसे प्रिजम्पशन माना जाएगा। प्रिजम्पशन है तो तुमको प्रूफ करना रहा तो फिर यू कैन ऑब्वियसली ट्राई टू प्रूव इट ऑन द अदर साइड या फिर कॉन्ट्ररी। आगे बढ़े। ऑफेंसेस बाय कंपनी बहुत अलग केस है इसमें, ठीक है? ऑफेंसेस बाय कंपनी, चलो इसको एक स्टार दे दो फिलहाल तो। If the person committing an offense under section 138 तुम्हारा चेक डिसऑनर हुआ इज अ कंपनी, ठीक है? कंपनी, तो फिर कौन जेल में कौन जाएगा ना? सो एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, चार्ज भी और कंडक्ट भी, ओके, ऑफ द कंपनी, वो तो जिम्मेदार प्लस कंपनी बच्चों भी जिम्मेदार, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। समझा बच्चों? Exception provided that nothing contained in subsection shall make any person liable to punishment if he proves that offense was committed without his knowledge या फिर he had exercised all due diligence to prevent the happening of such offense। ठीक है पांडेलिया? गवर्नमेंट अपॉइंटेड कोई डायरेक्टर रहेगा कोई भी कंपनी में, वो जिम्मेदार नहीं होता है, गवर्नमेंट वालों ने अपने अपने लोगों को सेफ करके रखा है, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, मतलब हमको केस कहां पे फाइल करना है, ठीक है एवरीबॉडी? रेडी? पहली बात तो बच्चों ये याद रखो, हमको रिटर्न कंप्लेंट करना है कहां पे? मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे नहीं। ओके ओके एवरीबॉडी, कौन कंप्लेंट करेगा? पे ही करने वाला है ना, है कि नहीं? विद इन 1 मंथ, ये अपना हो चुका 142 बच्चों, अपन जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा भी है डायग्राम में, वही स्टोरी था, ठीक है एवरीबॉडी? और याद रखना नो कोर्ट जूनियर टू दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, समझा? उसके नीचे कोई केस नहीं फाइल होगा, उसके नीचे। ऑलराइट, अगेन वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, माय गुडनेस कितने मेरे स्टार मार्क लिख करके, jurisdiction of courts for the trial of offense। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन की केस कहां पे करे भाई, केस कहां पे करे? ओके वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंक्स भी, मल्टीपल बैंक्स यहाँ पे पिक्चर में आएंगी और मल्टीपल बैंक्स के बच्चों मल्टीपल ब्रांचेस होते तो कहां पे केस करे? कंपनीज एक्ट इज वेरी क्लियर। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कि अगर कोई ऑफेंस है कंपनीज एक्ट के अंदर तो कंपनी के अगेंस्ट केस करना है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे, वहां पे हमको कोर्ट पकड़ना पड़ता है। तो ये वर है, हम अलग एक्ट में है ना बच्चों, और अलग पर्पज से है, राइट? तो वी हैव टू फॉलो 142 का अलग प्रोविजंस, इवन इफ हम केस किसी के अगेंस्ट भी कर रहे हैं तो भी। तो पहली बात बच्चों क्वेश्चन ये है, ओके, मान लो बच्चों ड्रॉवर दिल्ली में बैठा है, अरे हाँ या ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारा पेई जो है, ड्रॉवर कहाँ पे बैठा है? दिल्ली में बैठा है। पेई जो है मुंबई का है, उसका मुंबई के कोई बैंक में एक अकाउंट है ना? उसको बोलते बच्चों हम लोग होम ब्रांच। होम ब्रांच समझता है क्या? जो ब्रांच में तुमने एक्चुअली कभी ना कभी खाता चालू किया था, और यू कैन से योर इंपॉर्टेंट और मेन ब्रांच। तुम सभी तुम सभी ब्रांचेस यूज कर सकते हो वो बैंक के, पर जहां पे तुम्हारा मेन ब्रांच था सबसे पहले वाला, रहीवासी बैंक, हाँ, रहीवासी ब्रांच जो भी रहेगा, यस चलिए, होम ब्रांच। तो ड्रॉवर दिल्ली में जिसने चेक बनाया
पे मुंबई में है, उसने उसका और उसका बैंक अकाउंट मुंबई के होम ब्रांच, मुंबई के इसमें है लोकेशन में, पर वो घूमते घूमते काम करने के लिए बच्चों मान लो पुणे गया था, यस, काम के पर सिलसिले में, तो उसने डिपॉजिट किया उसके ही बैंक में बट पुणे ब्रांच। अब बच्चों मान लो अभी क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। सो क्वेश्चन ऑब्वियसली इज कि भाई हम दिल्ली में केस करें, मुंबई में केस करें, या पुणे में केस करें। और दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल बट यू कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे कितने सारे चेक्स, कितने सारे जगह पे बच्चों कितने से कितने डिसऑनर होते रहेंगे, तो कितना कितना हमको घूमना पड़ेगा टू फाइल अ केस। समझा? तो आंसर इज, ध्यान देना, पहले लॉ तो पढ़ लेते हैं। तो ऑफेंस अंडर सेक्शन 138, ये तो समझा ना, डिसऑनर ऑफ चेक which deals with dishonor shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction if the check is delivered for collection through a bank through an account, और दूसरा वाला if the check is present for payment by the payee or holder in due course otherwise through an account। सिंपल, क्रॉस चेक, ओपन चेक, इतना याद रखना बच्चों, क्रॉस चेक या फिर ओपन चेक। तो थ्रू एन अकाउंट मतलब क्या बच्चों, वो क्रॉस चेक है, अरे हाँ या ना, तो पैसा बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर होगा ना। तो अगर वो क्रॉस चेक है तो हम कहां पे केस करेंगे, द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी मेंटेन्स द अकाउंट, मेंटेन्स द अकाउंट, मेंटेन अकाउंट, तुम्हारा जो भी बच्चों बैंक अकाउंट है वो तो एक जगह पे ही है ना, एक ब्रांच के अंदर ही है ना, या है ना, एक ब्रांच पे ही है। उसका सर्विस तुम कहीं इधर से भी ले सकते हो बट उसका लोकेशन तो एक ही है ना। अंडरस्टूड? कभी भी डाउट आएगा, यू कैन ऑलवेज डाउनलोड योर बैंक स्टेटमेंट, ऊपर तुमको उधर दिख जाएगा ऊपर कि बैंक और ब्रांच कौन सा तुम्हारा। झेपा क्या, क्या बोला मैंने, अगर अकाउंट पे ही चेक है तो कहाँ पे केस करोगे, तुम्हारे होम ब्रांच वाले सिटी में, सिंपल। समझा क्या? इसका एकदम सिंपल बच्चों बाजू में लिख देना, पेज होम ब्रांच, पेज होम ब्रांच। ठीक है, यहां तक लिखा? अगर क्रॉस चेक है तो पेई का होम ब्रांच पे केस करेंगे, वहां पे वो लोकेशन में केस करेंगे। अगर क्रॉस चेक नहीं है, क्रॉस चेक नहीं है, द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉई बैंक ऑब्वियसली, वेयर द ड्रॉवर मेंटेन्स द अकाउंट, ड्रॉवर मेंट, अभी ड्रॉवर का होम ब्रांच, समझा क्या? ड्रॉवर का होम ब्रांच, अगर बच्चों वो ओपन चेक है तो, अगर वो ओपन चेक है तो ड्रॉवर का होम ब्रांच, लिखो बच्चों फटाफट लिखो इसको, इंपॉर्टेंट है, ड्रॉवर का होम ब्रांच। अंडरस्टूड? बढ़े आगे, लिखा? सो क्रॉस चेक है तो पे का होम ब्रांच, ड्रॉ ओपन चेक है तो ड्रॉवर का होम ब्रांच। ठीक है? अरे हाँ, ठीक है। सो अदरवाइज थ्रू एन चेक यू कैन, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट यू कैन कॉल इट एज बेरर चेक, अनक्रॉस्ड, अनक्रॉस्ड या फिर ओपन चेक। समझा? आगे जाओ मैं, तो ये वाला एग्जांपल में ड्रॉवर बैठा है दिल्ली में, है ना, पेई बैठा है मुंबई में, और उसे डिपॉजिट किया बच्चों पेई ने पुणे में, और अगर वो अकाउंट पे चेक है तो हम बच्चों केस करेंगे मुंबई में। यस क्लियर? पर अगर वही तुम्हारा चेक बच्चों अगर ओपन होता था तो हम बच्चों केस करते थे दिल्ली में जाकर। समझे? और हाँ बच्चों, 142A कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो, पुराना है वो। पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली, समरली, अली, समरली मतलब बच्चों, समरी मतलब इन शॉर्ट, समरी मतलब क्या बच्चों, इन शॉर्ट, मतलब डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं होगा, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ फास्ट ट्रैक केस। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े। तो समरी ट्रायल कब कब हो सकता है, समरी मतलब शॉर्ट, एंड तुम्हारा दूसरा वाला बच्चों डिटेल्ड वाला केस। ओके, ऑफेंस एक ही है, पार्टी वही है, पर फास्ट फास्ट में करेंगे तो उसको बोलेंगे समरी ट्रायल, फास्ट फास्ट में नहीं करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल ट्रायल। ठीक है? तो अब ध्यान देना, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ समरी ट्रायल, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ any conviction मतलब guilty in a summary trial under this section, it shall be lawful for magistrate to pass a sentence not more than 1 year and amount बच्चों not more than 5,000 rupees का penalty fine। try to understand क्या सिंपल को कहना है। सेक्शन 138 में अपने बच्चों को देखा, ट्रायल, ट्रायल मतलब क्या, सॉरी पेनल्टी, कितने कितने तक की पेनल्टी हो सकती है, कितने कितने तक की बच्चों हो सकती है, डबल अमाउंट ऑफ द चेक या फिर 2 साल की सजा, हाँ या ना? करेक्ट। पर अगर केस ऐसा है, छोटा मोटा केस है, कोर्ट को लग रहा है कि हम इसको इम्प्रिजनमेंट 1 साल के ऊपर करने ही नहीं वाले, इतना बड़ा केस ही नहीं है ये,
अगर कोर्ट को स्टार्टिंग से लग रहा है, या फिर है ना, यस चलिए, या फिर उनको लग रहा है कि पेनल्टी हम उसके ऊपर, फाइन उसके ऊपर 5,000 रुपए से ज्यादा लगाने नहीं वाले, इन दैट केस ओनली बच्चों, कोर्ट्स कैन टेक दिस केस इन समरी केस, कैन ट्राई इट इन समरी मैनर, समरी मतलब फास्ट ट्रैक मैनर में, समझा। पर कभी भी केस शुरू होते वक्त या फिर केस के दौरान कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसमें हमारा फाइन 5,000 के ऊपर जा सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट 1 साल के ऊपर जा सकती है, तो बच्चों कोर्ट विल नॉट टेक इट एज अ समरी ट्रायल, दे विल ड्रॉप द समरी ट्रायल एंड डू इट एज अ नॉर्मल ट्रायल। कुछ झेपा क्या? इन केस वेयर नो समरी ट्रायल कैन बी मेड, नहीं पॉसिबल नहीं है, कब? इट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल, या फिर बीच में इट अपीयर्स टू द कोर्ट कि भाई सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट के 1 साल से लगाना, ज्यादा लगाना पड़ेगा, या फिर हमको बच्चों को 5,000 से ज्यादा का उसको पेनल्टी लगाना पड़ेगा। यस, तो दे विल टेक इट एज अ नॉर्मल केस नाउ। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बाकी का सब टाइम पास है, बट इसमें एक है कि जितना पॉसिबल है, एज मच एज पॉसिबल दे शुड क्लोज द केस विद इन 6 मंथ्स। मैंने अच्छी बात भी बोली कि एज मच एज पॉसिबल, ऐसा कोई लॉ पास हुआ नहीं, बट उन्होंने बोला एज मच एज पॉसिबल द कोर्ट शुड मेक अ एफर्ट कि 6 महीने के अंदर इसका केस हो जाना चाहिए, बिकॉज पैसे अटके पड़े ना बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समझा कि नहीं? 143A एंड 148, यस, ये दो करते हैं। ऑनेस्टली बोलूं, मेरे हिसाब से तुम्हारा चैप्टर खत्म, मतलब यही है जो आना चाहिए और यही है जो पॉइंट है, बाकी सब फालतू चीज है, अंदर का सब फालतू चीज है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? एक्विटेड मतलब बच्चों नॉट गिल्टी, एंड कॉन्विक्टेड मतलब गिल्टी। ओके, आगे बढ़े, चलो। पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपेंसेशन, ये तुम्हारा क्लियर कट कैपिटल गेन के केस में भी आता है। अगर गवर्नमेंट ने वो हड़प लिया तुम्हारा प्रॉपर्टी, तो टेम्पररी तुमको एक कंपेंसेशन दिया, दैट इज बच्चों कॉल्ड एज इंटरिम कंपेंसेशन। बराबर कि नहीं बच्चों? यस। आगे बढ़ू मैं? So, the court trying an offense under Section 138 may order to the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant. मतलब जैसे केस बच्चों सामने हाजिर हुआ है कोर्ट के, तो कोर्ट बोल सकती है, ओके, कि भाई तुम थोड़ा पेमेंट तो कर दो फिलहाल। इन अ समरी ट्रायल और अ समन्स केस वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी, कौन प्लीड्स बच्चों, किसने रिक्वेस्ट किया? प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना या फिर इन वे बोलना, किस कौन बोल रहा है? जो अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड कौन है बच्चों? ड्रॉवर। ड्रॉवर बोल रहा है आई एम नॉट गिल्टी, ओके एवरीबॉडी। एंड इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, क्यों किस किस के लिए लायबल है चार्ज? अगेन बच्चों तुम्हारा लीगल टर्म यहाँ पे आएगा, तुम्हारा वो डिपॉजिट्स वाला चार्ज, वो कंपनी एक्ट का चार्ज नहीं आएगा। ओके, द इंटरिम कंपनसेशन वो टेम्पररी है कि नहीं बच्चों? इट इज जस्ट टेम्पररी कंपनसेशन। ओके, शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। अगर कोर्ट को लगा तो ऑर्डर करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं बच्चों? आई गेटिंग माय पॉइंट? अगर 1 करोड़ का चेक था, डिसऑनर हुआ, तो बच्चों नॉट मोर देन 20 लाख रुपीज का इंटरिम कंपनसेशन दे सकती है कोर्ट। ओके लिया? ये अमाउंट कब तक पे करना है? ड्रॉवर पे करेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। यस क्लियर? या फिर फर्दर तुम 30 days से एक्स्ट्रा ले सकते हो अगर तुम्हारे पास कैश का प्रॉब्लम है तो। यस, अब उसके आगे इंपॉर्टेंट चीज है, पर ये द ड्रॉवर ऑफ द चेक इज बच्चों एक्विटेड, मतलब रिहा किया उसको, रिहा, है ना, छोड़ दिया। ड्रॉवर वो लायबल या फिर गिल्टी? लायबल छोड़ो, वो गिल्टी नहीं है। अरे हाँ या ना, गिल्टी नहीं है। द कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट पे टू रीपे टू द ड्रॉवर। समझा क्या? दी जो भी इंटरम कमीशन मिला था अलोंग विद इंटरेस्ट, यस एवरीबॉडी, विद इन 60 days। अंडरस्टूड? The amount of fine imposed under section 138 or amount of compensation awarded shall be बच्चों reduced by the amount paid or already recovered from as interim compensation। कॉमन सेंस मतलब क्या? अगर मान लो बच्चों 100 रुपए का चेक था, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इंटरम कंपनसेशन तुमने ऑलरेडी 15 रुपए उससे पे करवाए हैं,
तो बस बच्चे को जो 85 रुपीज से तुम पर उसको पे करवाओगे ना, अगर वो गिल्टी पकड़ा जाता है, गिल्टी है ना, कॉन्विक्टेड, गिल्टी माना जाता है उसको, यस चलिए, तो 15 रुपए तो ऑलरेडी पे कर चुका था, तो रिमेनिंग 85 उससे हम रिकवर करवाएंगे ना, लॉजिकल, सिंपल। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा इसके ऊपर केस बनता है, ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल 147। कंपाउंड में मतलब, कंपाउंडिंग मतलब सेटलमेंट, तो कोई भी केस है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बच्चों, दैट कैन बी कंपाउंडेड, मतलब इट कैन बी, सो एवरी ऑफेंस अंडर दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बच्चों शैल बी कंपाउंडेबल, मतलब आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे बोलो हाँ, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, यस और नो? यार यू नो के लियो, बढ़ू आगे। एंड लास्ट वन, रेडी बच्चों? हुआ ना? पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट। एपेलेट का मीनिंग है बच्चों क्या होता है? अपील, अपील्स कोर्ट बच्चों, समझा क्या? मतलब तुमको जो मैजिस्ट्रेट है ना, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन, उसका जजमेंट तुमको अच्छा नहीं लगा, अरे हाँ या ना? तुम इन अ वे हायर कोर्ट के पास जा रहे हो, हाई कोर्ट नहीं बोला मैंने, उसके ऊपर वाले कोर्ट के पास जा रहे हो, बात समझी? तो ये अपीलिंग टू द कोर्ट, ओके? सो पावर ऑफ एपेलेट कोर्ट टू ऑर्डर पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, मां कसम। तो जो भी तुम्हारा बच्चों केस था नीचे वाले कोर्ट में जो डिसाइड हुआ है, वो मान लो तुम्हारे फेवर में नहीं लगा, तुम्हारे फेवर में नहीं लगा, समझ रहे हो? तो तुम अपील में गए, तो सिंपल है, अपील में जाने के पहले कोर्ट बोलेगी पहला पैसा भर, क्योंकि जूनियर कोर्ट ने बच्चों बोल दिया कि तुम लायबल हो, तुम गिल्टी हो। अब जैसे कोर्ट को ऑर्डर, तुमको तो पे करना पड़ेगा जो भी कोर्ट, जूनियर कोर्ट ने बोला है, और तुम बोले नहीं नहीं हम अपील में जाएंगे। उस सीनियर सीनियर कोर्ट क्या बोलेगी, हाँ अपील लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, पर जूनियर कोर्ट का भी मान सम्मान रखना पड़ेगा। तो जूनियर कोर्ट ने जितना बोला है उतने का कुछ अमाउंट तुम फिलहाल पे कर दो, यस चलिए एवरीबॉडी। हाँ तभी तभी हम आपका अपील लेंगे, आगे का आगे देख लेंगे, बट राइट नाउ यू हैव टू मेक सम पेमेंट टू द एज अ टू एंटरटेन दिस अपील, टू एंटरटेन और अलाउ द अपील, समझा? अरे हाँ या ना? तो चेक करो, इन एन अपील बाय ड्रॉवर अगेंस्ट कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब गिल्टी, जूनियर कोर्ट ने ड्रॉवर को क्या बोला, तू जिम्मेदार है। देन बच्चों ध्यान देना, अपील ऊपर वाला कोर्ट में ऑर्डर द एपेलेंट, एपेलेंट समझ रहा है ना, जिसने अपील किया बच्चों, कौन अपील कर रहा है? ड्रॉवर। अरे हाँ या ना? टू डिपॉजिट सच सम, कितना? which shall be minimum of 20% of fine or compensation बच्चों awarded by the trials court। जूनियर कोर्ट ने जितना बोला उसका कम से कम 20% तुमने अभी भरना चाहिए डिपॉजिट, ओके? provided that the amount payable under this subsection shall be in addition to any interim compensation paid by the applicant under section 143A, जो भी इंटरम में भरा था उसके ऊपर, उसके अलावा अलग से तुमको ये भरना है, ओके? कितने दिनों के अंदर तुम पे करोगे? 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ओके एवरीबॉडी? देन ऊपर वाला कोड, द appellant कोड may डायरेक्ट release of amount deposited by the appellant to the complainant at any time during the pendency of the appeal। किसके पास है बच्चों पैसा? मान लो ऐसे डिपॉजिट कोर्ट के पास है, सीनियर अपील अपीलेट कोर्ट के पास एज ए डिपॉजिट, तो ड्यूरिंग द कोर्स अगर लगता है कोर्ट को कि पेई को पेमेंट मिलना चाहिए, उसको रिलीज कर सकते हैं ये कोर्ट, ओके? बट हाउएवर प्रोवाइडेड दैट अगर एपेलेंट, एपेलेंट कौन था? ड्रॉवर, इज एक्विटेड मतलब क्या? नॉट गिल्टी, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द पेई टू रिपे द अमाउंट, हाँ या ना? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वगैरह वगैरह विद इन 60 days, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना? ये बाकी का स्टोरी बस नॉर्मल लैंग्वेज में दिया है। तो 143A में जो है ऊपर वाला केस है, इसके ऊपर वाला 143A में इंटरिम, वहां पे मैक्सिमम 20% है, और अगर 148 में तुम जा रहे हो अपील के लिए तो मिनिमम 20% है ऑफ दी चेक अमाउंट, समझा? एंड बोथ दिस अमाउंट्स आर सेपरेटली कैलकुलेटेड। डन लिया? तो अपील लेने के लिए बच्चों कोर्ट बोलेगी कम से कम 20% भलो, अले हाँ, यस चलिए। मेरे हिसाब से बच्चों ऑनेस्टली बोलूं, यहां तक कर कर जाओगे नेगोशिएशन एक्ट तो भी you are in good hands, 80% I'll say, yes। now what we can do is, एक और लेक्चर लेंगे हम लोग बच्चों इसके ऊपर, ठीक है? तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्लस जो अंदर के है, फिर अंदर के एक वर्ड में जाने में पॉइंट नहीं है, उसके रिलेवेंट, तो विल फर्स्ट कम टू क्वेश्चन आंसर यहाँ पे, ओके?
और उसके रेलेवेंट जो भी रहेगा तो रिवर्स में अपन जाएंगे एंड देन विल डू द अंदर के केसेस। चलेगा बच्चों? इज दैट ओके विद यू? चलता है ना एवरीबॉडी? दैट इज मोर लॉजिकल हाउ टू आई मीन डील विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वरना फिर एक एक वर्ड में जाओगे, टेक्निकल लीगल में जाओगे तो विल बी डिफिकल्ट टू कवर योर दिस चैप्टर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये चैप्टर के जो मैंने पढ़ा है अभी उस पर ज्यादा ध्यान दो, दैट इज मोस्ट रेलेवेंट मतलब एंड प्रैक्टिकल। एंड देन जो अंदर का है उसके लिए तुम PYQ MTP RTP का कंपाइलर लेके उसके अंदर का तुम खत्म कर सकते हो, है ना बच्चों? फिर भी अपना एक लेक्चर बचेगा, उसमें हम लोग फिर अभी की बाकी की चीजें कवर करेंगे, है ना एवरीबॉडी? चलेगा ना? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। पक्के से बच्चों शेयर करो वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना? एंड कमेंट करो अगेन इफ एट ऑल यू हैव लाइक्ड द लेक्चर स्टिल नाउ, है ना बच्चों? आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय।